हाँ बेटा, किरण प्रकाश की पढ़ रहे थे अपन। किरण प्रकाश के अपन ने परावर्तन कंप्लीट कर दिया था। अपवर्तन, अपवर्तन में भी अपन ने धमाधम अपन ने क्वेश्चन किए थे, और अपन ने आभासी और वास्तविक गहराई में संबंध देखा था। ठीक है, तो आभासी गहराई बेटा वास्तविक गहराई बेटा म्यू। सर क्यों मुस्कुरा रहे हो? आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बेटा म्यू, वास्तविक गहराई बराबर आभासी गहराई इंटू म्यू। अगर बाहर हवा हो तो फिर अपन ने वो शक्ति वगैरह सब पढ़ लिया था। आज अपने को पढ़नी थी शिफ्टिंग, है ना। क्या पढ़नी है? शिफ्टिंग बेटा। इतनी हिंदी समझते हो आप? शिफ्टिंग हिंदी इंग्लिश है ना, शिफ्टिंग। ठीक है, अब ये शिफ्टिंग ही बोलते हैं इसको, है ना। तो देखो, एक पट्टी का ऐसे रखी होती है टी मोटाई की ना, तो शिफ्टिंग होती है। अभी कल अपन ने तो सिर्फ एक सतह से अपवर्तन पढ़ा, आज 2 बार अपवर्तन होगा। ये मान लो इसका अपवर्तनांक म्यू है, इसकी मोटाई टी है। क्या है इसकी मोटाई? टी। तो मैं बोल दूं ये वस्तु रखी है ओ, क्या रखी है? ओ, वस्तु ओ। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण जाएगी, ये पास आएगी और फिर ये दूर हटेगी। ये होती है शिफ्टिंग, है ना बेटा। तो अब मैं ये बोल दूं ये प्रकाश की किरण, ये देखो ये शिफ्ट हो गई। तो ये देखो किरण पहले पास आई फिर दूर हटी। तो याद है मैंने तेरे को एक बात पढ़ाई थी, जितने कोण पे अंदर एंटर करती है उतने पे निकल जाती है। ये बात तो पढ़ी थी अपन। ये थीटा है, सॉरी ये तो आर है, ये आर। मैं बोल दूं ये थीटा पे कोण पे आई है तो ये थीटा पे बाहर निकल जाएगी। वो सब तो ठीक है। अब इधर देखो, ये मैं बोल दूं क्या? ये देखिए ये विस्थापन हो गया, ये शिफ्टिंग हो गई। ये शिफ्टिंग है, ये इसको बोलते शिफ्टिंग। ये विस्थापन है। क्लियर है क्या? ये शिफ्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब शिफ्टिंग कितनी होगी? तो यहां से देखो, शिफ्टिंग S बराबर T 1 - 1 बाई म्यू। ये शिफ्टिंग का सूत्र आएगा, है ना। तो शिफ्टिंग किरण की दिशा में, ये शिफ्टिंग का सूत्र है बेटा। मैं कोई डेरिवेशन, अपना कोई मतलब नहीं है इससे, है ना। तो शिफ्टिंग ये किरण की दिशा में होगी। किरण की दिशा में, यदि बाह्य वातावरण विरल हो, स्लेब से कम हो, स्लेब से विरल हो, तब तो किरण की दिशा में है ना, आपतित किरण की दिशा में। जैसे किरण यूं है, किरण की दिशा है, किरण की दिशा, ठीक है। तो शिफ्टिंग भी इधर ही होगी, है ना। अन्यथा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, नहीं तो विपरीत होगी। ठीक है, या तो यूं होगी, अन्यथा विपरीत। कब? जब बाह्य वातावरण भारी हो, बाह्य वातावरण सघन। समझ गए? अन्यथा विपरीत का मतलब क्या? बाह्य सघन। अगर बाहर सघन हो, जैसे कांच है, या ये 4/3 और बाहर 3/2, तो मैं बोल दूं बाहर वाला भारी होगा तो उल्टी शिफ्टिंग होगी, क्योंकि उसमें किरण पहले दूर हटेगी और फिर पास आएगी तो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। खुद सोच लेना, पहले दूर हटती और फिर पास आती तो पीछे की तरफ शिफ्ट होती। क्लियर है? तो ये शिफ्टिंग का मान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, खूब काम आने वाला सूत्र है ये शिफ्टिंग। इसको बोलते हैं अभिलंब के अनुदिश। शिफ्टिंग अभिलंब के अनुदिश। अभी पार्श्व भी पढ़ूंगा, साइड वाइज। अभिलंब के अनुदिश ये अभिलंब के अनुदिश है। ये अभिलंब डाला ना, ये इसके अनुदिश है। अभी साइड वाइज ये वाली भी पढ़ूंगा मैं, ये वाली शिफ्टिंग भी पढ़ूंगा। इसको बोलते हैं पार्श्व शिफ्टिंग, जो भी बोलते हैं। ये साइड वाइज, लेटरल, अंग्रेजी में पता है मुझे, ये वाली। तो अभी तो यूं पढ़ी मैंने, यूं अभिलंब के अनुदिश शिफ्टिंग। ठीक है बेटा। अब किरण की दिशा में होगी कब? जब बाह्य वातावरण हल्का हो। किरण के विपरीत होगी कब? जब बाह्य वातावरण भारी हो। सर इसमें कुछ क्वेश्चन अभी करते, आ जाओ। अच्छा आ जाओ। तो अपने कल 49-50 क्वेश्चन जो भी हो गए थे, देखो एग्जाम्पल 50, ये देख। हाँ, अब बेटा ये तो हो गई शिफ्टिंग की बात, है ना। अब खूब सारी स्लेब भी रखेंगे अपन, सारी बातें करेंगे। ठीक है, अभी तो देखो पहले एक शिफ्टिंग से। अच्छा ये तो देखना बेटा, जैसे मैंने ये स्लेब रखी है ना, पहले सबसे आसान क्वेश्चन ये है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये 6 सेंटीमीटर मोटी स्लेब है, म्यू बराबर 3/2 है। कितना है ये म्यू? 3/2। और ये एक बिंब रखा है, ठीक है, ये, और आप इधर से देख रहे हो। ठीक है, तो बताओ ये शिफ्टिंग कितनी होगी? शिफ्टिंग है ना, शिफ्टिंग S = वॉट, है ना। अब एक बात बता, मैं बोल दूं 3/2 और कुछ नहीं बोले तो बाहर हवा है, तो यहां से मैं बोल दूं क्या ये बाहर हवा का म्यू 1 होता ही है। अब प्रकाश की किरण यूं जाएगी और मैं बोल दूं थोड़ी पास आएगी
और फिर वापस दूर हटेगी, ठीक है। ये तो ये ओ की इमेज ओ डैश, तो बोल दो ये हो गई शिफ्टिंग। ये शिफ्टिंग कितनी होगी, शिफ्टिंग? तो आ जाओ सॉल्यूशन। तो बोल दो एस बराबर टी 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो टी कितना होगा मोटाई 6 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1/3/2। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये शिफ्टिंग, और ये किधर होगी, किरण की दिशा में, राइट साइड में। तो 2 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग होगी। है एस बराबर 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये 2 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग हो गई रे की डायरेक्शन में। बोलो ये, तो रे की डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग हो गई। क्लियर है क्या बेटा? ये सिंपल फॉर्मूला। अब ये देखो, अब एक से ज्यादा स्लैब हो, है ना 50। ये देखो क्वेश्चन 51 है ना, इस पर लेवल बढ़ाते जाएंगे बेटा अपन, ठीक है। अब जैसे एक से ज्यादा रख दूं, थोड़ी दूर दूर रखता हूं अभी मैं, है ना, 2 रख के बता देता हूं। ये 2 शिफ्ट, हाँ। तो देखो ये, अब देखो क्या होएगा बेटा। तो अब वो पूछता है शिफ्टिंग, है ना, O1 व O2 को सिक्का को C कितना ऊपर उठा दिखाई देगा, कितना ऊपर उठा दिखाई देगा, ठीक है। ये कितना ऊपर उठा दिखाई देगा। अब मैं बोल दूं कि यहां से ये देखो प्रकाश की किरण जाएगी, ये देख चित्र बना रहा हूं। अपन तो रे डायग्राम बनाते हैं, हालांकि मुझे पता है दोनों बार ऊपर शिफ्टिंग, पर रे डायग्राम से क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। ये देख, मैं बोल दूं ये प्रकाश की किरण पास आई और फिर ये वहां पे उसी कोण पे, उसी माध्यम में उसी कोण पे आ जाएगी। तो ये देखिए किरण समानांतर हो गई खुद के। तो ये देख ऑरेंज कलर देख बेटा, ये सी डैश। तो बोल दो ये शिफ्ट हो गया है, देख ये शिफ्टिंग, ये S1, ये S1, ये शिफ्टिंग, ये ठीक है। तो ये पहली बार शिफ्टिंग। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ आ गई, ये प्रकाश की किरण जाएगी अंदर, ये अब ये प्रकाश की किरण देखो यहां से वापस पास आएगी और ये फिर दूर हटेगी। ये तो बोल दो फिर से शिफ्टिंग हो गई है। देखो ये S2, ये शिफ्टिंग S2, ये S2। तो सिक्के की 2 बार शिफ्टिंग हुई। ये देखो पहले शिफ्ट हुई, अब इसके लिए बिंब है, देखो इस दूसरी स्लैब, दूसरी पट्टिका के लिए किरण ये रही। अरे बोलो ना, पहली बार जो शिफ्टिंग हुई, अब दूसरी पट्टिका के लिए बिंब ये हो गया, फिर से शिफ्टिंग हुई और ये फाइनल अंतिम प्रतिबिंब ये बन गया। तो मतलब 2 बार शिफ्टिंग होगी। तो इस O2 को 2 बार शिफ्ट हो गया, पहली शिफ्टिंग के बाद और शिफ्टिंग नजर आएगी। क्यों? क्योंकि पहली शिफ्टिंग वाला इसके लिए दूसरी पट्टिका के लिए बिंब हो जाएगा। ये देख साफ नजर आ रहा है, इस पे तो किरण यहां से आती भी लगेगी है, तो इसके लिए बिंब ये हो जाएगा, ये फिर ये O C डैश और ये C डबल डैश अंतिम प्रतिबिंब ये रहा। तो बोल दो O1 को तो बस ये किरण जो देखेगा उसको तो यहां नजर आएगा। तो सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन O1 को C का प्रतिबिंब C डैश नजर आएगा, C डैश दिखाई देगा, ठीक है। तो आ जाओ कितना आ जाएगा ये। तो बोल दो शिफ्टिंग S1 बराबर T1 माइनस 1 बाई म्यू, T1 माइनस 1 बाई म्यू। तो T कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 बाई म्यू कितना है बेटा 4/3।
ये, तो ये आ जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो पहली शिफ्टिंग 1 सेंटीमीटर में आएगी ऊपर की तरफ, ये। तो ये S1 आ गया बेटा 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। कितना आ जाएगा ये S1? 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, ये S1 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, ये। उसके बाद ये दूसरी शिफ्टिंग S2 है ना, ये 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। अब आ जाओ आगे। अब ये तो O1 को, तो O1 को C 1 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगा, ऊपर की ओर दिखाई, ऊपर उठा हुआ दिखाई, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब आ जाओ O2 के लिए, है ना। O2 के लिए स्लैब 2 से C डैश की पुनः शिफ्टिंग होगी, की पुनः शिफ्टिंग S2 होगी। ठीक है। और वो कितनी होगी देखो चित्र में, S2 बराबर T 1 - 1 अपॉन म्यू। इधर देखो ये देखो, ये C डैश की वापस से शिफ्टिंग होगी, ये C डैश की, ये, और C डबल डैश बनेगा, ये फिर से शिफ्टिंग होगी, ये देखो ये। तो यहां से देखो ये 3/2 है और ये मोटाई 6 है, तो आ जाओ। तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर 1 - 1 अपॉन 3/2, और ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, और यहाँ 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। तो टोटल शिफ्टिंग कितनी हो गई? S टोटल बराबर S1 प्लस S2 बेटा, दोनों ऊपर की तरफ है ना। तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। टोटल 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। कितनी शिफ्ट होगी? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो टोटल पूरा सिस्टम 3 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट होगा। तो सर ये तो बड़ा अच्छे से समझ में आ गया हमारे को, 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। चले आगे, बोलो। अच्छा चलते आगे। तो ये एक से अधिक स्लैब। अब इन स्लैब को यूज कैसे करता है वो देखो। अब इनको यूज करना आनी चाहिए आपको, है ना। तो सर कैसे यूज की जाती है बताता हूं। अब देखो ये एग्जाम्पल 52 है ना। अब जैसे यूं दे, अगला ये बोल देगा अपने को कि जैसे मैंने ये एक प्लेन समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण, इसके सामने कांच की ये पट्टिका रख दी है, ये ठीक है, और ये बिंब रख दिया, ये बिंब ओ है ना। अभी किरण क्षेत्र मत बना। ये अगला बोलेगा इसकी मोटाई दे देगा, देखिए ये दे दी जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर। कितनी दे दी? 3 सेंटीमीटर। और इसका म्यू दे दिया 3/2। ठीक है। और ये दर्पण है, ठीक है। अब देखो इसका म्यू 3/2। अब अगला कह देगा कि जैसे मान लो मैं इधर मुंह करके खड़ा हुआ हूं O1, देखो किरण चित्र बनाना आना चाहिए, और एक मैं खड़ा हूं O2। तो O1 व O2 को वो बोलेगा, O1 O2 दोनों दर्पण की तरफ, O1 व O2 दर्पण की ओर देख रहे हैं, दर्पण की ओर देख रहे हैं। ठीक है। ये प्रेक्षक भी लिख लोगे, प्रेक्षक देख रहे हैं। तो O1 व O2 को बिंब O का प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर दिखाई देगा? कितना दूर दिखाई देगा? दूर दिखाई देगा। ठीक है। ये दर्पण से कितना दूर दिखाई देगा। ठीक है साहब। चलो अब अपन देखते हैं दर्पण से कितना दूर दिखाई देगा। तो ये O बिंब है ना। अब यहां से देखो मैं बोल दूं प्रकाश की किरण आएगी, ये प्रकाश की किरण आई। मैं बोल दूं ये प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ आएगी और फिर ये शिफ्टिंग हो जाएगी। ये तो बोल दूं ये शिफ्टिंग जैसी होगी, मेरे को ये यहां से आता हुआ लगेगा। ये रहा, ये O डैश या C कर दो इसको, C डैश। ठीक है। तो मैं बोल दूं दर्पण से किरण जो टकराएगी तो दर्पण के लिए बिंब ये नहीं होगा, ये दर्पण से बिंब। अच्छा ये से मैंने दूरी लिखना भूलिया मैं, ये 50 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है।
तो बोल दो दर्पण के लिए बिंब ये नहीं होगा, तो सर दर्पण के लिए बिंब ये होगा, ये शिफ्टेड, ये तो बोल दो ये दर्पण से दूरी हो गई बिंब की, ये। अरे बोलो, और ये शिफ्टिंग कितनी आ जाएगी, ये एस, ये। तो देखो शिफ्टिंग, तो सॉल्यूशन में देख शिफ्टिंग एस बराबर टी 1 - 1 बाई म्यू, तो कितना आ जाएगा, ये टी है 3 सेंटीमीटर, 1 - 1 बाई म्यू 3/2, 1 सेंटीमीटर है ना, शिफ्टिंग 1 सेंटीमीटर राइट साइड में, ये इधर की तरफ, तो 1 सेंटीमीटर इधर की तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी। तो बोल दो पूरा सिस्टम 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर। और जैसे 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होगा तो बोल दो ये दूरी कितनी रह गई, 49 सेंटीमीटर, ये 49 सेंटीमीटर, ये 49 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होता है, ये 49 हो गया, तो ये 49। अब ये दर्पण से 49 दूर है, तो मैं बोल दूं क्या टकरा के प्रकाश की किरण यूं आएगी, ये। तो ये O1 को कहाँ नजर आएगी, तो बोल दूं ये O1 को 49 पीछे नजर आएगी, ये तो 49 पीछे नजर आएगी, ये तो O1 को 49 पीछे नजर आएगी, ये 49 पीछे, ये 49 पीछे, 49 पीछे, तो ये 49 पीछे नजर आएगी, क्लियर है। तो ये 49 सामने बिंब है, तो 49 पीछे नजर आएगी, ठीक है। अरे बोलो, तो O1 जो इधर देख रहा है उसको सीधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, पहले इस स्लेब से अपवर्तन के कारण शिफ्टिंग होगी, फिर शिफ्टिंग का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस दर्पण के लिए शिफ्टेड बिंब, दर्पण के लिए शिफ्टेड बिंब, ये सी डैश बिंब होगा, शिफ्टेड जो सी की शिफ्टिंग होगी वो बिंब होगा इस दर्पण के लिए, तो उसका प्रतिबिंब पीछे बना। अब ये किरण आएगी देख, तो अब मैं बोल दूं ये किरण इसके पास आएगी देख, तो फिर से ये पास आएगी और फिर से ये दूर हटेगी, तो क्या मैं बोल दूं ये फिर से पास आई और फिर दूर हटी, तो इसके लिए फिर से शिफ्टिंग हो गई इधर किरण की दिशा में, देख ये शिफ्टिंग हो गई, तो ये हो जाएगा कितना, सी डैश, तो ये सी डबल डैश, बोलो। तो फिर से शिफ्टिंग हो गई इधर की तरफ, ये देख किरण की दिशा में, ये तक ये किरण यूं जा रही है ना बेटा, ये तो किरण की दिशा में फिर से शिफ्टिंग होगी, कितनी शिफ्टिंग होगी, आ जाओ। तो अब ये देखो सेकंड शिफ्टिंग, तो S2, तो बोल दो T, ये कलर चेंज कर लो बेटा, दिखेगा नहीं तेरे को, S2 T 1 - 1 बाई म्यू, फिर से शिफ्टिंग, और T कितनी है देखो, दूसरी स्लैब की मोटाई वही है, तो 3/2, तो फिर से शिफ्टिंग 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। अरे इधर की तरफ इस बार S2, तो अब इधर देखो, तो O2 को C का प्रतिबिंब दर्पण में C डबल डैश दिखेगा, C डबल डैश देखो, C डबल डैश, ये देखो ये रहा C डबल डैश, ये रहा ये C डबल डैश, ये दिखा देता हूँ, ये C डबल डैश दिखेगा, ये O2 को, ये ठीक है। और ये 1 सेंटीमीटर शिफ्ट, और मैं बोल दूं ये 49 था पहले, ये 49 था C डैश, दर्पण में 49 सेंटीमीटर पीछे बन रहा था, तो मैं बोल दूं 1 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया C डबल डैश, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी, तो आ जाएगी 49 सेंटीमीटर - 1 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी 48 सेंटीमीटर, ठीक है। C डबल डैश की दर्पण से दूरी 48 सेंटीमीटर, एक फिर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 48 सेंटीमीटर दूर आएगा, ये 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, क्लियर है क्या, ये 48 सेंटीमीटर। चला आगे, चलो, तो ये सारी बातें हैं 48 सेंटीमीटर। तो ये शिफ्टिंग के सूत्र, तो किरण चित्र सब बताता है अल्टीमेटली, ये देखो पहले इधर शिफ्ट हुई, फिर इधर जाता है, इधर शिफ्ट हुई, ठीक है, इस प्रकार से शिफ्टिंग होगी। चले आगे, चलो साहब और करते क्वेश्चन, है ना। तो इस टाइप से अब देखो बेटा, एक जैसे मैं अवतल दर्पण रख दूं, है ना, और ये रख दी मैंने 3 सेंटीमीटर मोटी स्लेब, 3 सेंटीमीटर, ठीक है,
या चल 4 कर दे, 4 सेंटीमीटर, म्यू बराबर 4/3 की, बस। और ये एक बिंब रखा है ओ, है ना, और ये दूरी उसकी दर्पण से दूरी x है ना, और r इसकी वक्रता त्रिज्या वही 20 सेंटीमीटर। मैं बार बार 20 ही देता हूँ, है ना, क्योंकि इसके डेटा याद ही करना है। अच्छा, ये बिंब रखा है। अंतिम प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करो, कि दर्पण से दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो यदि पहला x बराबर 21 सेंटीमीटर, दूसरा x बराबर 16 सेंटीमीटर, x बराबर 21 सेंटीमीटर और दूसरा x बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करनी। ठीक साहब, आ जाओ। तो अब सुनना मेरी बात, जैसे 21 सेंटीमीटर, तो अब देखो क्या है, एक क्वेश्चन तो यही कर रहा हूं मैं, तो पहले 21 वाला कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, दर्पण से दूरी। तो मैं बोल दूं क्या दर्पण पे के लिए बिंब 21 पे, क्या दर्पण के लिए u बराबर -21 रख दूं, ये u बराबर -21, ये 21 दिया पहले क्वेश्चन में, 21 सेंटीमीटर, तो यहां से u बराबर -21 रख दूं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दर्पण पे किरण थोड़ी गिरेगी। ए बेटा, दर्पण पे कोई ये किरण थोड़ी गिरेगी, तो ये दर्पण के लिए बिंब है ही नहीं। क्यों सर, ये देख बना किरण चित्र, मैं बोल दूं ये किरण पास आई और दूर हटी, तो दर्पण के लिए तो ये शिफ्टेड बिंब है। ये देख दर्पण के लिए बिंब है ही नहीं जो तू सोच रहा है, तो दर्पण के लिए बिंब तो ये रहा, ये, तो दर्पण के लिए बिंब ये है, ये ओ डैश, तो दर्पण के लिए ओ बिंब नहीं है, ओ डैश बिंब है। अरे बोलो, और मैं बोल दूं ये शिफ्टिंग कितनी होगी, देखो ये शिफ्टिंग, ये तो बोल दूं शिफ्टिंग s बराबर t 1 - 1/μ, तो यहां से कितनी आ जाएगी बोलो, 4 सेंटीमीटर 1 - 1/4/3, तो ये आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो बोल दूं शिफ्टिंग 1 सेंटीमीटर आ गई, तो इस बिंब की शिफ्टिंग 1 सेंटीमीटर होगी, ये तो ये 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। अब इसके लिए बिंब हो गया, तो मैं बोल दूं इसके लिए u, ये u बराबर हो जाएगा बेटा, u बराबर -20। अरे बोलो, और ये 20 सेंटीमीटर दूरी पे बिंब है, और ये वक्रता त्रिज्या है, देखो यही तो 20 यानी कि वक्रता त्रिज्या पे, तो बोल दूं तो u बराबर भी, तो दर्पण के लिए बिंब, अगले पेज पे लिख, अतः दर्पण के लिए बिंब, अतः दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब, अब उसके लिए बिंब c नहीं है, c डैश है, की दूरी, तो बोल दूं u बराबर -20 सेंटीमीटर है। अरे बोलो, तो प्रतिबिंबी, तो बोलो क्या बनेगा, प्रतिबिंबी -20 सेंटीमीटर पर बनेगा। क्यों, ये 2r हो गया ना, ये सॉरी r हो गया ना 2f, तो प्रतिबिंबी 2f पर ही बनेगा। अब ये मैं हल नहीं कर रहा हूं, पर ही बनेगा, यानी कि v बराबर -20 ही आएगा। अरे बोलो बेटा, ये मैं हल करके नहीं बता रहा हूं, 2f का 2f पे बनता है, दर्पण सूत्र लगा लो, ये 1/b + 1/u बराबर 1/f, u का मान -20 रखो, f का मान -10, इधर देख, वक्रता त्रिज्या r बराबर -10, सॉरी f बराबर -10 होगी इसकी फोकस, याद है वक्रता त्रिज्या, ये माइनस, ये तो यहां से अपन हल करेंगे तो ये आ जाएगा -10 -20 हल करेंगे तो v बराबर -20 आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये तो अंतिम प्रतिबिंब -20, क्लियर है सर, समझ में आ गया। ये देखो बेटा, ठीक है, तो ये अच्छा, अब बच्चा ठीक कर था मैंने, नहीं कि अभी तो ये तो इसने 20 पे भेजा है, तो ये किरण 20 पे जाने वाली थी, लेकिन फिर से अपवर्तन होगा, ये देख स्लेब से फिर गुजरेगी, तो फिर से शिफ्टिंग होगी, तो मैं बोल दूं 20 गलत है, ये अंतिम प्रतिबिंब 20 पे नहीं बनेगा नहीं, तो पुनः शिफ्टिंग होगी, किरण के दर्पण से परावर्तन के पश्चात स्लेब में से गुजरने पर, स्लेब से गुजरने पर पुनः शिफ्टिंग होगी, ठीक है, पुनः शिफ्टिंग होगी। आ जाओ, कितनी होगी, तो 1 सेंटीमीटर, तो बोल दूं 1 सेंटीमीटर पुनः s बराबर 1 सेंटीमीटर किरण से विपरीत, किरण की दिशा में, मतलब इधर 1 सेंटीमीटर इधर, तो अंतिम प्रतिबिंब 21 पर ही बनेगा, 21 पर, ओ पर ही बनेगा,
बनेगा। देख वहां डायग्राम में देखते हैं, वहां मैं कह रहा हूं ना किरण चित्र में अच्छे से नजर आता है। ये देख, ये किरण वापस जब जारी होगी तो फिर से ये 20 पे जारी होगी यहाँ पे, क्योंकि 20 का 20 पे बनता है, यहाँ सी पे जारी होगी, लेकिन ये जब चाहते वक्त फिर से इधर शिफ्टिंग हो जाएगी, ये इधर, तो एक से यही बनेगा ओ पे, तो यहाँ नहीं बन के यहाँ बनेगा अंतिम प्रतिबिंब। क्लियर है क्या? ये वाला तुम ट्राई करके आना बेटा, ये 16 वाला। अब 16 में देख, यहाँ पे 16 पे भी ये 16 हो गया, तो एक बार शिफ्टिंग होगी तो 15, उसके लिए 15 की 30 पे भेजेगा, फिर जाते वक्त फिर शिफ्टिंग होगी। बच्चा जो गलती करता है वो इधर आते वक्त शिफ्टिंग नहीं लेता, दोनों टाइम शिफ्टिंग होगी, तो इधर आते वक्त और इधर आते वक्त दोनों टाइम शिफ्टिंग होगी, और दोनों टाइम शिफ्टिंग होगी, हिसाब किताब होगा। क्लियर है क्या? तो ये दोनों टाइम शिफ्टिंग होगी, ठीक है। चलो ये 53 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो सर इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे एक स्लेब रखो चाहे 2 स्लेब रखो, बार बार शिफ्टिंग, ठीक है। तो बारंबार शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे सर, ठीक है। और देखो इसमें सर स्लेब के कॉम्बिनेशन में और भी कोई क्वेश्चन बनता है क्या? बिल्कुल बनता है बेटा, ठीक है। हाँ और देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स देखने पड़ेंगे बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारा भी कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ अब देखो बेटा, एक से अधिक स्लेब अगर आपस में संपर्क में हो, इधर देखना हो 53 है ना, ये एक से अधिक, ये खूब सारी स्लेब संपर्क में हुई है, T1 मोटाई μ1, T2 मोटाई μ2, T2 मोटाई μ2, ये, और यहाँ कॉइन रखा हो, ये ठीक है। अब यहाँ से अपन देखिए, ठीक है ना, खूब सारी स्लेब रखिए, यहाँ से अपन देखिए, तब देखो समझना हो। अब जैसे ये किरण जाएगी ना, तो मैं बोल दूं इधर देखो, एक बार इससे शिफ्टिंग होगी, अच्छा पास पास भी रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में हवा का गैप मान लो तो 2 बार शिफ्टिंग होगी, तो बोल दूं टोटल शिफ्टिंग इसकी सी की, सी की कुल शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी बोलो? S बराबर S1 प्लस S2, तो टोटल शिफ्टिंग S टोटल बराबर S1 प्लस S2, ये आ जाएगी कितनी रे? T1 1 माइनस 1 बाई μ1 प्लस T2 1 माइनस 1 बाई μ2। अरे बोलो S1 S2 दोनों निकाल ली है, टोटल शिफ्टिंग आ गई। अच्छा अब मैं बोल दूं शिफ्टिंग होने के बाद ये C कहाँ दिखाई देगा? ये देख C डैश, तो शिफ्टिंग हो गई 2 बार, ये तो ऊपर ये। अच्छा अब यहां से सतह से दूरी कितनी दिखाई देगी इसकी? यहां से, अरे बोलो अपरेंट आभासी गहराई कितनी दिखाई देगी? तो बोल दो आभासी गहराई, तो बोल दो ये टोटल शिफ्टिंग हो गई है, इधर देखिए S टोटल, ये S टोटल, तो मैं बोल दो आभासी गहराई कितनी हो जाएगी? तो बोल दो आभासी गहराई हो जाएगी, बोलो तो आभासी गहराई बोल दो क्या मैं? T1 प्लस T2 थी वास्तविक गहराई माइनस शिफ्टिंग, अरे बोलो वास्तविक गहराई T1 प्लस T2 है, देख यहां से सिक्के की वास्तविक गहराई थी T1 प्लस T2, ये वास्तविक गहराई माइनस शिफ्टिंग, तो आ जाओ कितना आ जाएगा ये? तो T1 प्लस T2 माइनस, ये देखो इसमें अंदर यहाँ T1 प्लस T2, ये देखो ये T1 T2 माइनस T1 बाई μ1 माइनस T2 बाई μ2, माइनस T1 बाई μ1 माइनस T2 बाई μ2, ये T1 प्लस T2 कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2, ये आभासी गहराई, ये अपरेंट डेप्थ, ये आभासी गहराई है। क्लियर है क्या? ये हो जाएगी आभासी गहराई T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2, दिस इज द अपरेंट डेप्थ। चला आगे, चलो भैया ठीक है। तो ये सूत्र याद रखना बेटा, तो हर स्लेब से T1 बाई μ,
ए जो वास्तविक गहराई में से शिफ्टिंग घटा दो, शिफ्टिंग हमेशा टी म्यू 1 माइनस 1 बाई म्यू होगी, उसमें से टी घटाओगे, ए टी में से ये घटाओगे तो टी बाई म्यू आएगी, ठीक है। तो हर स्लेब में टी मोटाई की स्लेब में जिसका अपवर्तनांक म्यू हो, अगर उसके पेंदे पर वस्तु रखी हो तो वो आभासी गहराई उसकी टी बाई म्यू रह जाती है। सही बात है, ये बताया था ना मैंने, वास्तविक गहराई टी बटा म्यू। क्लियर है, चला जाओ। अच्छा अगला डेरिवेशन देख, ये देखो अगर ये T1 है ना, या D1 कर दे, चलो D1 D2 और ये DS है ना, ये सिक्का DS है ना। अब यहां से देख रहा हूं मैं, है ना, तो इसकी गहराई कितनी होगी यहां से, तो यहां से कितनी आ जाएगी, तो मैं बोल दूं क्या, ये μ1 ये μ2, तो यहां से शिफ्टिंग बोल दूं मैं S टोटल बराबर S1 प्लस S2। अरे लिखते जाना बेटा, T1 1 माइनस 1 बाई μ1 प्लस T2 1 माइनस 1 बाई μ2, ये तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, T1 ये आ गई है। अच्छा अब देखो आभासी गहराई, सतह से आभासी गहराई, आभासी गहराई, तो बोल दूं यहां से D1 प्लस D2 प्लस DS, अरे जो वास्तविक गहराई थी माइनस शिफ्टिंग S टोटल, करो कितना आ रहा है, तो यहां से D1 प्लस D2 प्लस DS माइनस D1 थे, D मोटा यहाँ D ली ना मैंने, D2, तो यहाँ से D1 प्लस D2 माइनस D1 बाई μ1 माइनस D2 बाई μ2, ये तो यहाँ से D1 प्लस D2 कट गया, तो ये आ जाएगा DS D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2 प्लस DS, ये आ गई आभासी गहराई, ये आभासी गहराई, ये आएगी आभासी गहराई D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2 प्लस DS, D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2 प्लस DS। क्लियर है क्या, ये आभासी गहराई आ गई, ये समझ गए क्या, तो ये है सूत्र, है ना। कई बार म्यू तुल्य भी पूछ लेता है ना, तो ये क्वेश्चन करता अपन ने कितना, एग्जाम्पल 53 है ना। ये μ1 ये μ2 है ना, इसकी मोटाई ये समान दिखना, ये D2 ये D1, ये कॉइन ऐसी है ना। इसका म्यू तुल्य बताओ, तो म्यू तुल्य बताना है ना, तुल्य म्यू तुल्य, ये इसका म्यू तुल्य बताओ, म्यू तुल्य है ना, क्या होगा। अब म्यू तुल्य का मतलब इसका अपवर्तनांक म्यू तुल्य क्या होगा, तो बोल दो म्यू तुल्य का मतलब क्या, देखने पर आभासी गहराई वही आनी चाहिए जो पहले आ रही थी। तो देखो यहां आभासी गहराई कितनी होती है, ये देखो सॉल्यूशन में, ए आभासी गहराई, सॉल्यूशन में देख आभासी गहराई, सीधा सूत्र निकाल दिया मैंने, आभासी गहराई, जब पेंदे पे कोई चीज रखी हो तो आभासी गहराई कितनी आती है, तो बोल दो D1 बाई μ1, D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2 गया, ये आ गई आभासी गहराई। ए याद आया, ये आभासी गहराई D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2, ये अच्छा। और अगर इसका म्यू तुल्य निकालूं मैं, तो म्यू तुल्य मैं बोल दूं एक स्लैब बन जाएगी D1 प्लस D2 मोटाई की, अरे बोल ये D1 प्लस D2 मोटाई की स्लैब बन जाएगी, और ये म्यू तुल्य निकालना इक्विवेलेंट, अरे बोल, तो फिर उसी वस्तु का वहीं प्रतिबिंब बनना चाहिए C डैश, तो बोल दूं, तो म्यू तुल्य लेने पर तुल्य से, तो बोलो कितना आ जाएगा, आभासी गहराई वहां पे कितनी आ जाएगी, इसमें आभासी गहराई, तो बोल दो D1 प्लस D2 अपॉन म्यू तुल्य, और ये इक्वल कर दो, दोनों सेम आना चाहिए अगर ये तुल्य, तो यहां से बोल दूं मैं D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2, ए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, है ना, आभासी गहराई समान आनी चाहिए, ये समान आनी चाहिए आभासी गहराई, है ना, तभी तो तुल्य होगा वो D1 प्लस D2 अपॉन म्यू तुल्य। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, म्यू तुल्य बराबर, देखो कितना आ रहा है म्यू तुल्य बराबर, क्या लिख रहा हूं, चलो अच्छा रहा, देख लिया था क्या आ रहा था। तो ये देखो म्यू तुल्य बराबर कितना गया, म्यू तुल्य बराबर D1 प्लस D2 अपॉन D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2,
क्लियर है? ये सूत्र होता है, दो स्लेब जब पास पास रखी हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो स्लेब जब टच में रखी हो तो नीचे रखिए बिंब के लिए म्यू तुल्य, उन दोनों का म्यू होमोजीनियस, कितनी होमोजीनियस, कितनी एक समान स्लेब बना दो जिसका म्यू तुल्य आएगा। अब यदि D1 ए स्पेशल केस D1 बराबर D2, जब D1 बराबर D2 हो, जब D1 बराबर D2 तो बोलो कितना आ जाएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा, D1 बराबर D2 करो तो म्यू तुल्य बराबर, या D1 बराबर D2 तो 2 अपॉन यहां से D प्लस D अपॉन D बाई म्यू1 प्लस D बाई म्यू2, तो यहाँ D कॉमन आके कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 म्यू1 म्यू2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2, ये होता है। क्लियर है? तो दो स्लेब है तो इतनी खूब सारी स्लेब रख दूंगा तो उस हिसाब से आ जाएगा। क्या 3 रख दूंगा तो प्लस D3 बाई म्यू3 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3 म्यू1 म्यू2 म्यू1 म्यू2 प्लस म्यू2 म्यू3 प्लस म्यू3 म्यू1, यहाँ पे प्लस D3 और प्लस D3 बाई म्यू3 और कर दो। समझ में आ रही है क्या? तो इस प्रकार से खूब सारी मल्टीपल स्लेब का हिसाब किताब हो जाएगा। समझ गए क्या मेरे लाल? सर ये तो सारी बात हमारे समझ में आ गई। क्लियर है? तो खूब सारी स्लेबें रखी होने पर म्यू तुल्य इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये एक से अधिक। अच्छा आप सुनो, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते अपन, आ जाए 54 है ना। ये देख एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। अच्छा एक बात और देख उससे पहले, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा भारी है। ये देख, अगर कई बार क्या होता है वातावरण में हवा नहीं होती तो कैसे करोगे बताता हूं। ये देख एक क्वेश्चन लेते हैं, ये पानी भर दिया सब तरफ, आप भी पानी में से देख रहे हो, चारों तरफ ये पानी है, ये वातावरण तो आज हवा नहीं है, तो म्यू वाटर बराबर 4/3 दिया हुआ है पानी का अपर्दान, और ये म्यू कांच ग्लास बराबर 3/2 दिया हुआ है। अब ये एक वस्तु रखी हुई है यहाँ, ये ऑब्जेक्ट, ये तो देखो क्या होगा। ये तो मैं यहां से बोल दूं क्या, इधर देख, हाँ यहां से शिफ्टिंग एस बराबर है ना कितनी होगी, ये यहां से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो। अब देखो बेटा, शिफ्टिंग तो निकालना मेरे को आती है डायरेक्ट, है ना, तो ये सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, मतलब सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अब ये क्वेश्चन ये है कि सिक्का कितना, सिक्का सी कितना ऊपर उठा दिखाई देगा, ऊपर उठा दिखाई देगा, दिखाई देगा। ठीक है, आ जाओ, तो बोल दो ये शिफ्टिंग कितनी आ जाएगी, तो एस बराबर टी 1 - 1 बाई म्यू, टी 1 - 1 बाई म्यू, लेकिन ये म्यू नहीं, म्यू रिलेटिव होगा। क्लियर है क्या? तो टी 1 - 1 बाई म्यू रिलेटिव, और म्यू रिलेटिव कितना आ जाएगा। अब सुनना, याद है अपन ने उसमें भी करी थी, चक्ति में बाहर हवा हो तो ठीक, अगर बाहर कोई और माध्यम होगा तो बाहर वाले के सापेक्ष इसका म्यू, तो बोल दो म्यू रिलेटिव कितना आ जाएगा, तो म्यू स्लेब ए म्यू पट्टी बटा म्यू वातावरण, म्यू वातावरण, अरे बोलो, तो वातावरण के सापेक्ष म्यू, अगर बाहर हवा होती तो ये 3/2 होता, लेकिन बाहर पानी है तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, तो म्यू रिलेटिव हो जाएगा म्यू स्लेब पट्टी बटा म्यू वातावरण, पट्टी बटा म्यू वातावरण, म्यू वातावरण, ये आ जाएगा। तो रखो कितना आ रहा है ये, तो यहां से एस बराबर टी पट्टिका की मोटाई, मोटाई देना भूल गया मैं, ये ले लो, है ना, 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, ये दी हुई थी, है ना, तो यहाँ से 27 सेंटीमीटर इंटू 1 - 1 अपॉन, ये आ जाएगा 3/2 अपॉन 4/3, ए पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, ये तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर 1 - ये आ जाएगा 9, 8/9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो 8/9, तो यहाँ से आ जाएगा ये S बराबर कितना 27/9, 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये अपनी जगह से 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पट्टी का 3 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा।
सर ये सारी बात समझ में आ गई। तो सिक्का कितना ऊपर शिफ्ट होगा। तो बाहर अगर कोई वातावरण दूसरा जाए तो म्यू की जगह म्यू रिलेटिव, तो ये जनरलाइज, तो सूत्र अपन ये ध्यान रखेंगे बेटा, म्यू रिलेटिव वाला, म्यू सापेक्ष वाला। समझ गए सर? एक क्वेश्चन और दो ऐसा तगड़ा, चला जाओ एग्जाम्पल 55। सर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, बिल्कुल बेटा। ये देख, अब अगर एक से अधिक स्लेब रखूं, है ना, तो दोनों को बाह्य वातावरण में मान के करते, मैंने बताया था ना अभी। ये म्यू वाटर 4/3, या यूं कर, म्यू वातावरण, ये म्यू ले ले 1.4, इसका म्यू ले ले 1.2, यह है, इसका ले ले 1.5, इसका ले ले म्यू 1.2, म्यू 2 म्यू 1, ठीक है। इसको ले ले 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ले ले 18 सेंटीमीटर। अब इसको बताओ, ये सिक्का है ना, प्रेक्षक ओ को ये चारों तरफ ये 1/4 का माध्यम भरा है, ये 1/4 का माध्यम भरा है। कोई द्रव है जिसका अपवर्तनांक 1/4 है, पानी से थोड़ा सा भारी, है ना, ये द्रव, ये म्यू 1.4 है, ये ध्यान रखना वातावरण का। प्रेक्षक ओ को सी का प्रतिबिंब कहां नजर आएगा, कहां दिखाई देगा? प्रेक्षक ओ को सी का प्रतिबिंब कहां दिखाई देगा? ये इसका, ठीक है। चला जाओ, तो मैं बोल दूं कि कहां दिखाई देगा, तो ये देखो सॉल्यूशन। तो यहां से देखो, मैं बोल दूं शिफ्टिंग S टोटल बराबर S1 प्लस S2। अरे वही दो स्लेब है तो S1 प्लस S2। अब जो है बेटा, अब सुनना, S1 बराबर क्या होगी? तो ये देखो, इसका वातावरण ये म्यू भारी है, तो ये आ जाएगा T1 1 - 1 बाई म्यू रिलेटिव। और ये शिफ्टिंग किधर होगी? तो देखो ये भारी है, ये स्लेब 1 और ये स्लेब 2। मैं बोलता हूं इसका म्यू भारी है वातावरण से, तो ऊपर की तरफ किरण की दिशा में, ये किरण ऊपर गिर रही है ना, ये तो ऊपर की तरफ शिफ्टिंग होगी, क्योंकि स्लेब भारी, स्लेब वातावरण से भारी, स्लेब सघन। ए ध्यान रखना, जब स्लेब सघन हो तो फिर ऊपर की तरफ होगी। बोलो कितना आ जाएगा ये? S1 बराबर T1 कितना बेटा? 15 सेंटीमीटर। 1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव कितना आ जाएगा? 1.5 बटा 1.4। तो ये आ जाएगा कितना? 1/15, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ये क्लियर है? ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब S2 के लिए आओ, S2 शिफ्टिंग S2, तो ये T2 1 - 1 बाई म्यू रिलेटिव। तो यहां से बोलो T2 कितना हो जाएगा? तो यहां से बोल दूं मैं 18 सेंटीमीटर। 1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, तो यहाँ से 1.2, और ये तो वातावरण के सापेक्ष देखो 1.2 डिवाइड बाई 1.4, 1.2 डिवाइड बाई 1.4, 18 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से आ जाएगा 1 - 14/12। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 18 सेंटीमीटर, 12 - 14, ये -1/6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा -3 सेंटीमीटर। और ये माइनस क्यों आया पता है? क्योंकि सही बात है, नीचे की तरफ होगी शिफ्टिंग, तो S2 नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर, नीचे की ओर। ये तो मेरे को करने से पहले पता था। क्यों? क्योंकि S2 के अपवर्तनांक, S2 स्लेब से वातावरण भारी है, S2 स्लेब टू से वातावरण भारी है, वातावरण भारी है। और अगर वातावरण भारी है तो नीचे की तरफ शिफ्टिंग होगी। बोलो उल्टी शिफ्टिंग होगी। तो बोल दो S टोटल, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, S1 प्लस S2। तो यहां से कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर ऊपर हो रही है इससे, तो और उससे 3 सेंटीमीटर नीचे हो रही है। तो 1 से 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 से 3, तो मैं बोल दूं 2 सेंटीमीटर नीचे की ओर। तो ये टोटल शिफ्टिंग आ जाएगी 2 सेंटीमीटर नीचे की ओर। अरे टोटल शिफ्टिंग आ जाएगी 2 सेंटीमीटर नीचे की ओर। पहले 1 ऊपर हुई, अब 2 नीचे। क्लियर है क्या? तो ये देखो बेटा, ये वातावरण इससे तो भारी है, ये भारी है, और इससे इन दोनों में ये भारी है। क्लियर है? तो ये तो ऊपर शिफ्टिंग करेगा और ये नीचे शिफ्टिंग करेगा, ध्यान रखना।
और दोनों को इस वातावरण में मान के बीच में पट्टी का मान, समझ गया? तो ये टच में भी रखिए तो अपन बीच में गैप मान लेते हैं। समझ गए क्या बेटा? बोलो। अगर ये मोटाइयां सेम देता ना तो मैं इसका म्यू तुल्य भी निकाल सकता था और सिंगल स्लैब बना सकता था। समझ गया? हालांकि म्यू तुल्य तभी भी निकाल सकता हूं, पर इतनी कैलकुलेशन क्यों करो जबरदस्ती? ठीक है, तो ये शिफ्टिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा जेई लेवल का, लेकिन ठीक है। बोलो, ये जेई लेवल, आईआईटी जेई लेवल सर मजा आ गया? बिल्कुल बेटा, मजा तो आना ही आना है आपको। क्लियर है क्या? बोलो। तो ये समझ गए? तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, सारी बातें कर सकते हैं। चलो साहब, ठीक है, इसके आगे बात करेंगे अपन अगले टर्न पे। तो अपन ने क्या करा बेटा, शिफ्टिंग बढ़ी आज। कब किरण की दिशा में होगी, कब विपरीत होगी? जब बाह्य वातावरण हल्का होगा तो किरण की दिशा में, और बाह्य भारी होगा तो पीछे उल्टी, है ना? फिर एक से अधिक स्लेब हो तो सब संपर्क में, तो सबकी शिफ्टिंग का टोटल कर लेते हैं, चाहे वो टच में हो चाहे दूर दूर हो, शिफ्टिंग का टोटल। बाह्य वातावरण में अगर हवा की जगह कुछ और हो तो म्यू सापेक्ष ले लेते हैं, वातावरण के सापेक्ष स्लेब का म्यू ले लेते हैं, म्यू रिलेटिव। ये बताया ना अभी, म्यू रिलेटिव। ये देख, ये म्यू रिलेटिव ले लेते हैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा, क्लियर है क्या? और फिर अपन दो स्लेब टच में रखी हो तो उसको म्यू तुल्य कैसे निकालते हैं? d1 प्लस d2 अपॉन d1 बाई म्यू1 प्लस d2 बाई म्यू2। 3 हो तो d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन d1 बाई म्यू1 प्लस d2 बाई म्यू2 प्लस d3 बाई म्यू3। अगर दोनों मोटाइयां समान हो तो 2 म्यू1 म्यू2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2। ये याद रखना बेटा, दोनों मोटाइयां समान हो स्लेब की तो 2 म्यू1 म्यू2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2। क्लियर है बेटा? ये अपने देखो यहां तक क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने? टोटल 55 क्वेश्चन कर लिए। इसके आगे अपन बात करेंगे बेटा जी अगले टर्न पर। ठीक है, तो अगले टर्न पर इसके आगे चलेंगे। बधाई हो। हाँ बेटा, अपन किरण प्रकाश की पढ़ा था। किरण प्रकाश की में लास्ट टर्न पे अपन ने क्या कर लिया था बेटा? शिफ्टिंग कर ली थी, नॉर्मल के अलाउंग, पार्श्व नहीं। ठीक है, आज अपन साइड वाइज शिफ्टिंग देखते हैं स्लैब में। क्या देखते हैं? साइड वाइज शिफ्टिंग। देखो बेटा ध्यान से, बहुत कम इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन मजबूरी है मेरी, पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे कहते सर आपने ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, अटाड़ा इकट्ठा करना पड़ता है बेटा। ठीक है, चलो मेरा फर्ज है बताना, मैं बता देता हूँ। कम इंपॉर्टेंट है बेटा, आप रिवीजन में इसको कम वेटेज दें। ठीक है, ये यहाँ किरण, ये अपवर्तन हुआ तो मतलब जो प्रकाश की किरण सीधी जा रही थी बेटा, ये दिस वाज द डायरेक्शन। ये देखो, ये प्रारंभिक दिशा थी और ये अंतिम दिशा, ये इनिशियल, ये फाइनल। ये प्रारंभिक दिशा, अंतिम दिशा, ये दूरी निकालनी है। इसको बोलते हैं साइड वाइज डिस्प्लेसमेंट। पहले अपन ने लंबा यूं पढ़ा था, सिक्का इधर कितना, अब सिक्का इधर कितना शिफ्ट होगा साइड वाइज। ठीक है, ये निकालनी है। अब मेरे पास निकालने का ये यंत्र है, देखो, और स्लेब की मोटाई टी है। ये स्लेब की मोटाई टी है ना, और ये म्यू है वही। तो वो तो याद है, वो शिफ्टिंग ये वाली नॉर्मल के लॉन्ग तो t1 माइनस 1 बाई म्यू आई थी। कल काफी क्वेश्चन किए भी थे अपन ने। अब मुझे निकालनी ये वाली शिफ्टिंग टी, ये निकालनी ये। तो मैं बोल दूं क्या ये कोण कितना होगा, ये बता मेरे को। तो ये वाला कोण, तो मैं बोल दूं ये i माइनस आर, ये आई है तो ये आई, ये आर तो ये i माइनस आर। देख ले ढंग से, i माइनस आर है ये i माइनस आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? d बराबर मैं बोल दूं क्या, ये ए बी, ये कोस है, ये साइन होगा, तो मैं बोल दूं d बराबर ए बी साइन आर, साइन i माइनस आर। सॉरी, ये देख बेटा, ये त्रिभुज को देखो, ये ए बी, तो ये ए बी साइन i माइनस आर। ये कोस होता, अगर ये निकालता तो कोस होता, पर ये चाहिए, तो ए बी साइन i माइनस आर। अब ए बी का मान, अब ए बी कितना होगा, तो ये t मोटाई पता है मेरे को, ये t पता है, ये तो मैं बोल दूं ए बी कोस, ये समीकरण 1। अब ए बी कोस आ रही है, ये रहा ए बी, ये कोस, ये इस त्रिभुज को देखो, ए बी कोस आर बराबर टी।
तो बोलो ये लाल कर देता हूँ, बल्कि इसको लाल त्रिभुज से ऑरेंज कर ले, ऑरेंज कर ले, ये ऑरेंज त्रिभुज, ये ऑरेंज त्रिभुज से क्या, ये देखो ए बी कोस आर बराबर टी, तो यहाँ से ए बी बराबर कितना आ जाएगा, टी अपॉन कोस आर, समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 में ए बी की वैल्यू, तो यहाँ से डी बराबर कितना आ जाएगा बोलो, तो यहाँ पे आ जाएगा टी बटा टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर, ये आ जाएगा टी साइन आई माइनस आर अपॉन ये ए बी का मान रख दिया टी अपॉन कोस आर, टी अपॉन कोस आर, ये होता है पार्श्व विस्थापन, समझ गया, साइड वाइज डिस्प्लेसमेंट ये है ना, कम इंपॉर्टेंट, अरे इतने इंपॉर्टेंट कहाँ कर दिया मैंने, आदत थोड़ी भी इंपॉर्टेंट, हाँ ये अब छोटे गुणों के लिए ये, इसमें अगर क्वेश्चन बनता है, इसमें तो कम बनता, कम इंपॉर्टेंट थ्योरी में लिख लेना बेटा, ये साइड वाइज विस्थापन है ना, पार्श्व विस्थापन जो भी बोलते हैं इसको देख लेना, पार्श्व विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है ना, अंग्रेजी में लेटरल बोलते हैं। अच्छा आप सुनना, आ गया छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए, छोटे आपतन कोण के लिए, आई के लिए है ना। अब अगर छोटा आपतन कोण होगा तो मैं बोल दूं क्या, ये देख यहां से साइन आई ए बाहर, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, ये देखे ना स्नेल के नियम से, ये आ गया। अब यहाँ पे छोटे कोण के लिए यहां से लिख दो आई बराबर म्यू आर, आई बराबर म्यू आर, अभी आई बराबर म्यू आर, तो यहां से मैं लिख दूं क्या छोटे कोण के लिए, पहले वहां से देखो, और यहाँ साइन आई वो, ठीक है, यहां से छोटे कोण के लिए तो डी बराबर, देख अगले पेज पे, तो डी बराबर लिख दो छोटे कोण के लिए, डी बराबर टी आई माइनस आर अपॉन आर, कोस आर की वैल्यू, कोस आर को बंद कर दूं, अरे कोस आर 1 हो जाएगा छोटे कोण के लिए, साइन आई माइनस आर बराबर आई माइनस आर, ये छोटा कोण, और कोस आर बराबर 1, छोटे कोण के लिए, ठीक है, ये तो यहाँ से कितना आ जाएगा, और आर का मान रख दूं कितना, ये टी आई, आर का मान लिख दूं आई बाई म्यू, यार देखे ना आर, ये छोटे कोण के लिए आर निकाला ना, आर बराबर आई बाई म्यू, ये रख दिया आई बाई म्यू, ये आर का मान रख दिया, देख ये आर का मान आई बाई म्यू, अब यहाँ से आई कॉमन ले लो, ये आई, और ये आ जाएगा टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, और याद है ये क्या था, अभिलंब के अनुदिश विस्थापन, ये शिफ्टिंग, समझ दो आई इनटू शिफ्टिंग, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये छोटे कोण के लिए, ये छोटे कोण के लिए ये इंपॉर्टेंट है, उससे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है छोटे कोणों के लिए, किसके लिए, स्मॉल एंगल, छोटे कोण, तो छोटे कोण के लिए सूत्र वो ये बन जाता है, आई साइन आई माइनस आर बन जाता है, और नीचे कोस आर 1 बन जाता है, और फिर इसको हल करके आ जाता है, और ये शिफ्टिंग है, क्लियर है क्या, ये सारा हिसाब है, चला गया, ये हो गई सारी रामायण, बोलो ये साइड वाइज विस्थापन, चला गया, बोलो ये हो गया। अब बेटा अपने को थोड़ा सा एक कंसेप्ट और देखते हैं, उसके बाद अपन चालू करते हैं प्रिज्म, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा क्लियर हो गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मैं तो बनते ना करवा रहा हूँ मैं, एक आधा कोई होगा मॉड्यूल में वो कर लेना आप, ठीक है। अब आगे जाओ, ये देखो एक देखो गोले में जब रेग जाती है, सुनना एग्जाम्पल है ना, अपन ने मेरे हिसाब से कल कितना एग्जाम्पल कर लिया था, 55 कर लिया था क्या, 56 नंबर डाल देता हूँ मैं, तो तुम देख लेना कितने किए थे, जैसे स्फीयर है गोला है ना, नंबर आपसे ही डालते रहना, जैसे इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, गोले में जैसे किरण आई, ठीक है, और ये अभिलंब, ये सेंटर, ठीक है, ये अभिलंब, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे जैसे प्रकाश की किरण, ये म्यू बराबर √2, ठीक है, ये 45 डिग्री पे प्रकाश की किरण आई, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ये प्रकाश की किरण अपवर्तन से यहाँ जाएगी, और फिर यहाँ अपवर्तन होएगा, है ना, और फिर ये बाहर निकलेगी यहाँ से, ये, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक तो ये कोण बताना हमने को R1, ठीक है, और E, R1 व E के मान, R1 व E इज इक्वल टू व्हाट, ये बताना है ना, ये, तो यहां से बोल दूं क्या, स्नेल्स लॉ से सॉल्यूशन देख,
1 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin r। देखो यहाँ से जबरदस्त बात बताऊँ ना, ये स्नेल का नियम लगाए यहाँ तो sin r1 आ जाएगा। यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा r1, यहाँ से आ जाएगा r1 sin r1 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से r1 बराबर 30 डिग्री आ गया क्या, ये तो r1 का मान आ गया 30 डिग्री। ये देखो यहाँ से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो बोलते यहाँ से स्नेल का लो लगाया तो ये 30 डिग्री आ गया। तो मैं बोलता हूँ प्रकाश की किरण 30 डिग्री पे गिरेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों जगह त्रिज्या है। तो बोल दो अगर ये दोनों त्रिज्या बराबर हो गए तो सामने वाले कोण भी बराबर होंगे 30-30 डिग्री। तो ये 45 पे आई 30 पे गई, फिर ये 30 है तो ये वाला कोण निकल जाएगा। ये कितना होगा, तो यहाँ पे स्नेल का नियम लगा तो यहाँ पे वापस है, तो यहाँ स्नेल का नियम लगाया, ये कोण निकाल लिया, फिर यहाँ पे वापस स्नेल का नियम लगा के ये निकाल दो क्या। चलो आ जाओ। तो बोल दू यहाँ पे स्नेल का नियम। अब देखे इसमें भी जैसे इस कैलकुलेशन को मैं ए बोल दूं, ए याद है कितनी, ये वाली, ये ए 1 sin 45 बाहर की। तो बोल दू अंदर वाली कैलकुलेशन बी हो गई है, बी। और मैं बोल दूं यहाँ पे जो म्यू है वही यहाँ पे म्यू होगा, जो कोण ये वही है, ये कोण बराबर हमेशा होंगे क्योंकि ये त्रिज्या है। तो बोल दूं गोले के अंदर ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे और म्यू बराबर है। तो बोल दूं ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, ये आपस में बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। वही फर्स्ट बराबर लास्ट, पैरेलल स्लेब में याद है फर्स्ट बराबर लास्ट किया था समानांतर स्लेब में, वैसे यहाँ पे भी फर्स्ट बराबर लास्ट कर सकता हूँ। तो आ जाए यहाँ से 30 डिग्री। अब यहाँ से मैं बोल दूं वही √2 sin 30, √2 sin 30 बराबर 1 sin e। तो यहाँ से e बराबर कितना आ जाएगा बेटा, वही 45 डिग्री। मेरे को हल करने से पहले पता था 45 आएगा। क्यों? क्योंकि हवा से हवा में गई तो फर्स्ट बराबर लास्ट करूंगा, म्यू सेम है तो कोण भी सेम होगा। जैसे स्लेब में भी याद है म्यू सेम थे तो कोण सेम था, इसमें भी म्यू सेम है तो कोण सेम होगा क्योंकि अंदर वाले कोण बराबर है। तो ये समांतर स्लेब की तरह हो गया, अंदर वाले कोण अगर बराबर है तो ये कैलकुलेशन इसके बराबर, ये कैलकुलेशन उसके बराबर, तो आपस में बराबर। क्लियर है क्या बेटा? चलो सर ये तो समझ में आ गया हमारे को, ठीक है। ये सर एक क्वेश्चन ऐसा और दे दो। देखो बेटा इसमें तो फिर भी तूने कैलकुलेशन करके 45 निकाल लिया है ना। अच्छा विचलन पूछता तो निकाल लेते क्या? हो देख 2 बार विचलित हुई किरण, विचलन कोण ये आई ई, वो विचलन कोण भी पूछ लेता है, ये ले डेल भी पूछ लेता विचलन कोण, कुल विचलन। तो यहाँ से देख मैं बोलता हूँ ये किरण सीधी जा रही थी तो ये देख ये विचलन, तो 15 डिग्री पहले हुआ ये, उसके बाद यूं जा रही थी किरण तो यहां से ये 30 है और ये पूरा 45 है। तो बोल दो 15 डिग्री फिर घूम गई है देख, तो पहले 15 डिग्री घूमी फिर 15 डिग्री घूमी, तो टोटल बोल दो कुल विचलन कितना आ जाएगा, del1 प्लस del2, और ये आ जाएगा 15 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 15 डिग्री क्लॉकवाइज, टोटल 30 डिग्री क्लॉकवाइज। बोलो तो कुल किरण 15 प्लस 15 30 घूम गई। क्लियर है क्या? चलो तो सर वो फर्स्ट बराबर लास्ट में क्वेश्चन और कराओ। ये देख अब देख कैलकुलेशन अगर टर्म आ जाएगी तो मेरी वाली बात बहुत काम आएगी तेरे। सर कैसे बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया तेरे को, ये मैंने दे दिया तेरे को कोण मान ले, ये मैंने तेरे को दे दिया मान ले 45 डिग्री है ना, या 30 डिग्री या 60 डिग्री, चल 60 डिग्री है ना। और म्यू मैंने तेरे को थोड़ा सा अजीब दे दिया, क्या दे दिया अजीब, कितना दे दिया मान ले मैंने म्यू दे दिया तेरे को 3/2 है ना, कांच दे दिया, कांच का बोला। अब ये कैलकुलेशन टफ हो गया, मैंने तेरे से बोलिया बता यहाँ कौन कितने डिग्री पर किरण बाहर आएगी, यहाँ ये नॉर्मल है, ये ई बताना एंगल ऑफ इमरजेंसी है, ये ई बताओ एंगल ऑफ इमरजेंसी, ई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, ई बताना, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ ई बराबर 60 डिग्री। सर कैसे बता दिया आपने 60 डिग्री ई बराबर? बताता हूँ ना, जैसे आवा है और ये भी आवा है, तो बोल दो फर्स्ट बराबर लास्ट, स्फीयर में गोले में भी फर्स्ट बराबर लास्ट हो जाता है, याद है, क्योंकि अंदर वाले कोण बराबर आते हैं आर, और ये कोण और ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन सेम है, तो ये आपस में बराबर हो गए। तो बोल दो फर्स्ट बराबर लास्ट, फर्स्ट बराबर लास्ट, ए पहला बराबर लास्ट, तो यहां से लिख दो 1 sin 60, अंदर वाली कैलकुलेशन कर ही नहीं रहा हूं, बराबर 1 sin ई, चूंकि ये म्यू बराबर है ई बराबर 60 आ गया, खत्म। और देख और ढंग से समझना दे, देख यहाँ पे लिखूं मैं पहली, इसमें पहली सतह फर्स्ट सरफेस, ये देख पूरा जिनको नहीं समझ में पहली सतह फर्स्ट सतह, तो पहली सतह पे लिख, यहाँ की तो 1 sin 60 इज इक्वल टू 3/2 sin r,
1 sin 60 बराबर 3/2 sin r, समीकरण 1। यहां पे लिखो 3/2 sin r। अब ये कैलकुलेशन टफ है, ये बड़ी जटिल कैलकुलेशन है, पर मैं कर ही नहीं रहा हूं। यहां पे देख वापस से 3/2 sin r, दूसरी सतह पे, दूसरी सतह, तो बोलो कितना आ जाएगा? 3/2 sin r बराबर 1 sin e, समीकरण 2। तो बोल दूं ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो बोल दूं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, आपस में बराबर हो गए क्या? ये आ गया, देख ये a बराबर b और ये b बराबर c, तो a बराबर c हो गया। देख क्लियर है क्या? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आपस में बराबर हो गया। देख ये पूरी कैलकुलेशन सेम टू सेम आई है। बोल मेरे लाल, पक्का समझ में आ गया किधर गया? तो ये आ गया 1 sin e बराबर 60, तो e बराबर 60 डिग्री। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई तेरे को, गोले में भी जितने कोण पर किरण आएगी उतने पे बाहर निकल जाएगी अगर वातावरण समान है तो। और देख अच्छा क्वेश्चन देख एक और इसमें, ये ले बेहतरीन क्वेश्चन दो जो रट के जाता है। ये देख अच्छा क्वेश्चन दो सर एक और भी अच्छा। राइट साइड में हवा और इधर कोई पदार्थ भरा है ना, जिसका म्यू ये है, ठीक है। और ये प्रकाश की किरण यहां से निकलती है ना जब, ये तो ये ग्रेजिंग इमरजेंसी है, ये शक्ति भी बाहर निकलती है, ये इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंसी है ना, शक्ति भी बाहर निकलती है। ये स्पर्श रेखी निकलती है, स्पर्श रेखी दिशा में, रेखीय दिशा, ये किरण बाहर आती है, ये ठीक है। ये अभिलंब है, ये हवा इधर और ये अभिलंब। तो पूछा कि ये बताओ ये इधर का अपवर्तन, ये आई कितना होगा, आई का मान, ये क्वेश्चन है। आपको वो आपतन कोण बताना जिसमें यहां से स्पर्श रेखी किरण निकले, अंदर वाला म्यू 3/2 है, इधर √2 है और वहां हवा है। अब देखो मैं बोल दूं अब ये हल्के से भारी में जा रही है, तो पहले पास आई फिर ये दूर हटी, लेकिन ये कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, पर मैं करूंगा ही नहीं। फर्स्ट ये इसके बराबर और अंदर वाली पूरी चीज वापस इसके बराबर, फर्स्ट बराबर लास्ट, तो देख डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। ये देख सॉल्यूशन, यहां कर रहा हूं सॉल्यूशन, बोल दो फर्स्ट बराबर लास्ट। अब देख बेटा बाकी बहुत भारी कैलकुलेशन है, तो यहां से लिख दो √2 sin i इज इक्वल टू √2 sin i इज इक्वल टू 1 sin 90। ये √2 sin i बराबर 1 sin 90, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। ये sin i इज इक्वल टू 1/√2, i बराबर 45 डिग्री, i बराबर 45 डिग्री है, तो ये sin i बराबर 1/√2, तो i बराबर 45 डिग्री। तो मैं बोलती हूँ 45 डिग्री कौन है? अरे बोलो प्रेशर, ये फर्स्ट बराबर लास्ट, तो समांतर पट्टी का और इनमें फर्स्ट बराबर लास्ट वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सर समझ में आ गया ये? चलो आ जाओ प्रिज्म, तो स्टार्ट करते हैं प्रिज्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं प्रिज्म। तो शिफ्टिंग वगैरह देख ली बेटा, एक से अधिक स्लैब रखेंगे, पट्टी कहां रखेंगे, सब समझ में आ गया क्या? चलो आ जाओ प्रिज्म। देखो बेटा प्रिज्म में क्या है, तो प्रिज्म में मैं बिना सूत्र के भी क्वेश्चन कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। प्रिज्म में ये जो कोण होता है इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिज्म कोण। और ये होता है उसका अपवर्तनांक, ये प्रिज्म कोण। अब देखो ये प्रिज्म में पहला 2 बार अपवर्तन, प्रिज्म में 2 बार अपवर्तन होता है समतल सतह से, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण 1, और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण 2, और इसको बोलते हैं निर्गत कोण। ये आपतन कोण, अपवर्तन कोण 1, अपवर्तन कोण 2 और निर्गत कोण। ये अच्छा, अब यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां से देख, यहीं पे डेरिवेशन कर देता हूं। ये मैं बोल दूं 90 - R1, ये 90 - R2, हालांकि डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी दिखा रहा हूं मैं तेरे को। 90 - R2, 90 - R1, ये त्रिभुज, ये 90 में से R1, और इन तीनों का योग 180 कर दूं तो यहां पे लिख दूं मैं, बोलो 90 - R1
प्लस 90 माइनस R2 प्लस A बराबर 180, ये 180 से कट गया है, तो बोल दो R1 प्लस R2 बराबर है, R1 प्लस R2 बराबर है, ये होता। तो मैं बोल दूं ये दोनों अंदर वाले दोनों कोणों को अपवर्तन कोण माना, अपवर्तन कोण 2 बोलते हैं, इन दोनों का योग प्रिज्म कोण के बराबर होता है, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। है ना, और अपवर्तन कोण भी होता है। प्रिज्म कोण क्या होता है? तो प्रिज्म कोण होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है? प्रिज्म कोण जिन दो सतहों से, जिन दो सतहों से अपवर्तन हो रहा है, उनके मध्य कोण को प्रिज्म कोण बोलते हैं। समझ गए क्या? जिन दो सतहों से अपवर्तन हो रहा है उनके मध्य के कोण को प्रिज्म कोण बोलते हैं। ठीक है, चला जाओ। यहां से R1 प्लस R2 बराबर हो गया, ये क्लियर है? हाँ, अब आगे आ जाओ। देखो विचलन कितना होगा, तो विचलन भी बता देता हूं। इधर देख, विचलन ये है A, ये है I। बोल दो ये प्रकाश की किरण ये R1 पे गई, तो अभी पहली बार देख कितनी विचलित हुई, तो बोल दो ये थी इसकी दिशा I, प्रारंभिक दिशा, तो बोल दो इतनी विचलित हुई। बोलो कितना है विचलन कोण घड़ी की दिशा में, बोलो कितना है? तो डेल 1 बोलो, ये I है तो ये I था, ये R1 हो गया था, बोल दो I माइनस R1। देख बेटा ये I है, ये पूरा I है ना, ये I, तो ये भी I था, ये R1 हो गया, ये देखा R1, तो बोल दो ये I माइनस R1, ये देखे ना, ये I माइनस R1, तो ये I माइनस R1। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये प्रकाश की किरण जा रही थी क्या, ये R2, तो बोल दो ये प्रकाश की किरण जाने लगी थी बाद में, ये यहां से बोल दो ये E हो गया कौन, ये E और ये R2 है, तो यहां से कितना गया, ये कितना गया, ये डेल 2, ये डेल 2, ये बोल दो मैं E माइनस R2, ये देखो ये E माइनस R1 क्लॉकवाइज और ये E माइनस R2 क्लॉकवाइज, ये देख पहले यू घूमी E माइनस R1, सॉरी I माइनस R1, फिर ये घूमी E माइनस R2, तो कुल विचलन देखो पहले एक बार यूं घूमी, ये देख प्रकाश की किरण एक बार पहले घूमी क्लॉकवाइज, फिर वापस घूमी घड़ी की दिशा में, तो हम बोल दो कुल विचलन कितना गया, देख तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, डेल टोटल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2 दोनों घड़ी की दिशा में, देख बोल कितना गया, तो यहां से आ जाएगा I माइनस R1 पहला वाला प्लस E माइनस R2 दूसरा वाला, दोनों मिला के आ जाएगा बेटा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और ये कितना आ जाएगा बेटा I प्लस E माइनस A, ये आ गया कुल विचलन, ये कुल विचलन है I प्लस E माइनस A, ये घड़ी की दिशा में। क्लियर है क्या? ये कुल विचलन होता है I प्लस E माइनस A। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रिज्म कोणों में और इसमें प्रिज्म कोण और अंदर वाले कोणों में संबंध होता है। एक तो ये सूत्र R1 प्लस R2 बराबर है, सबको याद होता है, और एक ही है कुल विचलन डेल बराबर I प्लस E माइनस A। सर रामायण तो बहुत हो गई, क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। आ जा बिल्कुल, अच्छा बेटा ये प्रिज्म है, ठीक है, ये दो सतह है, ये समानांतर सतह है, ये कोण है बेटा 70 डिग्री, ये कोण है 120 डिग्री, और ये प्रकाश की किरण यहाँ गिरी, यूं गई और यहां से बाहर निकल गई। प्रिज्म कोण बताना आपको, क्या बताना बेटा, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। ठीक है, एक और क्वेश्चन लो, 60 50 60 70, ठीक है, प्रकाश की किरण है, ये हो गई और ये निकल गई, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या बताया था मैंने, प्रिज्म कोण बोलो
क्या थी डेफिनेशन प्रिज्म कोण की? देखो देखो, जिन दो सतहों से अपवर्तन हो रहा है उनके मध्य कोण, ये देख प्रिज्म कोण क्या लिखा है मैंने, ये देखिए क्या होता है प्रिज्म कोण है, जिन दो सतहों से अपवर्तन हो उनके मध्य का कोण। कई बार बच्चा पता है इसको देखते ही अरे आओ देखता है था प्रिज्म कोण सर ये ऊपर वाला, मैंने पूछा क्यों, बोला सर यही तो लिखते हैं प्रिज्म कोण, नहीं तो क्या प्रिज्म कोण ये 70 डिग्री, क्यों, इन दो सतहों से अपवर्तन हो रहा है, ये देख ये सतह 1 सतह 2, इन दो से अपवर्तन हो रहा था, इनके मध्य का कोण ये 70 डिग्री, समझ दू आंसर क्या इसका, आंसर सी द आंसर कितना बेटा 70 डिग्री, ए बराबर 70 डिग्री, क्यों 70 डिग्री, क्योंकि इन दो से अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तक सतह है दोनों, इन दोनों से अपवर्तन हो रहा है, एक और दो से, क्लियर है, तो जिन दो सतह से अपवर्तन हो रहा है, सर यहाँ तो साफ साफ दिख गया, इसमें कैसे पता पड़ेगा, सर इसमें तो ये रही सतह 1 ये रही सतह 2, इन दो से अपवर्तन हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दो के मध्य कोण डायरेक्ट तो नहीं है, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा बोलो, और ये कोण निकालना पड़ेगा, ये कोण निकालना पड़ेगा, ये है प्रिज्म कोण, ये इन दोनों सतहों के मध्य का कोण ये। अब ये कैसे लाओगे ये वाला कोण, तो हम बोलते ये 70 है तो ये 110 हो गया क्या, अरे दोनों कोणों का योग 180, समानांतर किरण है ना, समानांतर को तिर्यक काटे तो ये दोनों का योग 180 होता है, अच्छा ये 120 है तो ये 60 हो गया क्या बेटा, इन दोनों का योग 180 होगा तो 120 है तो 60, अब ये 60 है ये 70 है, ये 60 है ये 70 है, तो ये कितना आ जाएगा, मैं बोल दूं सॉल्यूशन में देख, ये 70 प्लस 60 प्लस ए बराबर 180, तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 70 डिग्री, 50 डिग्री, ये ए 50 डिग्री, ये है प्रिज्म कोण 50 डिग्री, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों के मध्य कोण चाहिए, तो पीछे बढ़ाया तो ये कोण, पहले ये निकाले दोनों तो ये त्रिभुज बन गया, तो अपवर्तक सतहों के मध्य कोण, तो अगर आप सूत्र R1 प्लस R2 ए लगाना चाहते तो पहले आपको ए का ज्ञान होना चाहिए, ए है क्या, तो ये दो अपवर्तक सतहों के मध्य कोण है, चला आगे, चला आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, 61 पे आ जाओ, ये 45 डिग्री पे किरण गिरी है, आपको निकालना है R1 R2 E कुल विचलन डेल टोटल कुल विचलन, R1 R2 अंदर वाले दोनों कोण, R1 R2 क्या होता है बता दिया मैंने, दोनों अपवर्तन कोण 1 2, एक तो ये निकालना है, एक ही निर्गत कोण निकालना E, याद है निर्गत कोण बताया था ना, ये प्रिज्म है, क्या है रे यार ये 60 डिग्री आई, ये 45 डिग्री दिया था मैंने अभी, अभी देख रहा हूँ क्वेश्चन में उड़ गया बेटा, √2 R1 R2 E वो डेल टोटल, ये बताना है, तो R1 R2 अंदर वाले दोनों कौन होते हैं, और E है ना, और कुल विचलन तेरे को पता ही क्या होता है, चला जा सॉल्यूशन करे, सॉल्यूशन देखो बेटा, स्नेल का 2 बार नियम लगा दो, तो मैं बोल दूं यहाँ पर स्नेल के नियम से, ये सतह 1 ये सतह 2, ये प्रिज्म कोण हो ही गया ऊपर, स्नेल के सतह 1 पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से बोलो कितना आएगा, मैं बोल दूं 1 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin R, √2 sin R, यहाँ से sin R1 तो R1 बराबर 1/2, तो यहाँ से R1 बराबर 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ गया, ये R1 30 डिग्री, अरे ये कुछ नहीं स्नेल का नियम लगाया, ये 30 डिग्री आ गया, वैसे भी बता 45 से √2 में जाती है तो भारी है तो पास आएगी तो 45 से कम आंसर आ गया 30 डिग्री, ये 30 आ गया, टोटल 60 है, तो मैं बोल दूं ये 30 हो गया, अरे देखो तो बोल दूं R1 प्लस R2 बराबर A, तो यहाँ से 30 प्लस R2 बराबर 60, तो R2 बराबर 30 आ गया क्या, वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तेरे नोट्स के लिए मैं लिख दिया, R2 का मान भी 30 आ गया, अरे इन दोनों का योग ये होगा R1 प्लस R2 बराबर A, ये 60 है 30 है 30 आ गया क्या, अब ये पता पड़ गया, तो यहाँ फिर से स्नेल का नियम लगा दे, अरे बोल लो आ जाओ, तो दूसरी सतह पर
स्नेल के नियम से तो आ जाएगा अंदर √2 sin 30 डिग्री बराबर 1 sin e। तो यहाँ से 1/√2 इज इक्वल टू sin e। तो यहाँ से e बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? तो किरण वापस से 45 पे बाहर आ गई। देख तो यहाँ से 45 पे बाहर आ गई। अब ये e पता पड़ गया, R1 पता, R2 पता पड़ गया, I पता पड़ गया। क्या विचलन सीधा सूत्र से निकाल दो? बिल्कुल निकाल दो सर, बेसिक से भी निकाल सकता हूँ, सूत्र से निकालता हूँ। आज I प्लस ई माइनस है, क्या सूत्र पड़ा? I प्लस ई माइनस है। तो I है 45 डिग्री, E है 45 डिग्री और A है 60 डिग्री प्रिज्म कोण। तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। घड़ी की दिशा में घूम गई किरण। अब ये घड़ी की दिशा में घूमी है, यहाँ से पता पड़ेगा। ये देखो, ये प्रकाश की किरण, ये पहले यूं जा रही थी, ये 2 बार घूमी। क्लियर है क्या? तो 30 डिग्री घूम गई। बोलो मच्छर है, आ जाओ आगे। अब थोड़ा इनमें बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं प्रिज्म में। ये देख, एक क्वेश्चन ऐसा, ये 30 डिग्री, ठीक है, ये छोड़ो, म्यू बराबर √2 या ए कर दे। क्वेश्चन सुनो, एक प्रकाश की किरण प्रिज्म की AB सतह पर 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है, वह AC सतह से बिना विचलन, याद है ये लाइन मैंने बताई तेरे को, बिना विचलन। अपवर्तन में बिना विचलन के निकलने का मतलब होता है कोण सतह पर लंबवत गिरे। याद है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण 0 हो जाए। याद है, दर्पण में पुनः पथ पर पुनरावृत्ति तो भी दर्पण पर लंबवत गिरनी चाहिए। तो परावर्तन में लंबवत गिरेगी तो पुनरावृत्ति होगी पथ पर, और इसमें क्या नाम इसका, अपवर्तन में अगर लंबवत गिरेगी तो बिना विचलित हुए निकल जाएगी। बिना विचलन, सतह से बिना विचलन आपते तो AC सतह से बिना विचलन के निकल जाती है। तो A का है ना, A बताना, ये कितना होगा। ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। अब देखो, क्या मैं बोल दूं यहाँ तो ईमानदारी से स्नेल का नियम लगाऊं सतह 1 पर, तो मैं बोल दूं सतह 1 पर स्नेल का नियम लगाया गया तो ये कोण R1 आ जाएगा, और यह बिना विचलन के निकल जाए तो सीधे निकल जाइए। ये बिना विचलन के, ये हो गया बिना विचलन। ये तो बोल दो ये सतह पर लंबवत गिरेगी। ये तो यहां से सॉल्यूशन देख, क्या मैं बोल दूं यहां से कि ये √2 है, तो सतह 1 पर स्नेल के नियम से लिखो 1 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin R1। ये स्नेल का नियम लगाया यहाँ पे स्नेल का नियम कितना आ जाएगा, 1 sin 45 बराबर √2 sin R। तो यहाँ से R1 कितना गया, तो R1 बराबर 30 डिग्री आ गया यहाँ से। हल कर ले, ये √2 इधर पे 1/√2 इंटू √2 1/2, तो R1 बराबर 30 डिग्री आ गया। तो ये 30 डिग्री आ गया क्या कौन, ये R1 30। अब यहाँ पर बिना विचलन के तो ये 90 डिग्री है, तो मैं बोल दूं क्या यहाँ पे I बराबर, सॉरी यहाँ R2 बराबर E बराबर 0। ए बिना विचलन के निकलने में लंबवत गिरेगी तो आपतन, यहाँ का आपतन कोण R2 बराबर E बराबर 0। तो ये R2 बराबर 0 हो गया, R2 बराबर 0। तो जहां से बिना विचलन के निकलती है वहां पे आपतन और अपवर्तन कोण 0 हो जाते, ध्यान रखना। ये R2 0। तो बोलो प्रिज्म कोण कितना आ जाएगा, A बराबर R1 प्लस R2। तो बोल दो ये आ जाएगा 30 प्लस 0 बराबर 30 डिग्री। तो प्रिज्म कोण आंसर आ गया 30 डिग्री। खत्म। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बिना विचलन के निकल जाए। तो लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलो आगे जाओ, अगला क्वेश्चन देख। इसी क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट अगला देख, ये कितना होगा अपने 61 62 बजे
एग्जाम्पल 62, प्रश्न सुनना। यदि अपवर्तक कोण 30 डिग्री वाले प्रिज्म की सतह AB पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती, कोण पर आपतित होती है ना। AB सतह पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है ना। अपवर्तक कोण 30, ये अपवर्तक कोण प्रिज्म कोण को बोलते, ध्यान रखना। तो ये अपवर्तक कोणाभिवर्तन होती है। वह दूसरी सतह से जो कि रजतित है से परावर्तन के पश्चात पथ पर पुनरावर्तित हो जाती है तो म्यू बताओ। ठीक है, अब इसमें 2-4 बातें समझने की बेटा। ये पथ पर पुनरावर्तित हो जाए, दर्पण की बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ध्यान रखना। इसमें एक तो ये अपवर्तन कोण, ये प्रिज्म कोण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रिज्म कोण। एक इंपॉर्टेंट बात, प्रिज्म कोण को ही बोलते हैं। तो ये जिसको नहीं पता अटक जाएगा, प्रिज्म कोण को ही बोलते हैं, कोण ही होता है, ही है। ठीक है, अपवर्तन कोण किसको बोलते हैं? प्रिज्म कोण को। 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ये लिखा है। अच्छा, अब ये पथ पर पुनरावर्तित, एक बात बोलूं, पथ पर पुनरावर्तित मतलब लंबवत गिरे, दर्पण पर लंबवत गिरे। बोल दो पुनरावर्तित मतलब दर्पण पर लंबवत परपेंडिकुलर, ये तो दर्पण पर लंबवत गिरनी चाहिए। ये देख 90 डिग्री पे, ये तो ये पथ पर पुनरावर्तित हो जाएगी, टक करके लंबवत गिरेगी, फिर वापस आ जाएगी। ठीक साहब, अब अपने को निकालना है R1 अपने को पता है, क्यों? तो बोल दो जैसे लंबवत गिरे है तो R2 बराबर 0। अरे बोलो बेटा, दर्पण पर लंबवत तो R2 बराबर 0। जैसे ही दर्पण पे लंबवत बोल दिया, दूसरा वाला कोण आपतन कोण 0 हो गया। तो ये R2 0 हो गया, मैं बोल दो R1 बराबर आ गया 30 डिग्री। अरे बोल, तो बोल दो सॉल्यूशन में देख, दर्पण पर लंबवत मतलब R2 बराबर 0, और जैसे R2 0 कर दिया, R1 बराबर A बराबर 30 डिग्री। R1 बराबर A बराबर 30 डिग्री, ये R1 बराबर A बराबर 30 डिग्री। अच्छा, अब ये I बराबर ये 45, सही। अब यहाँ पे स्नेल का नियम, सतह AB पर स्नेल के नियम से, सतह AB पर स्नेल के नियम से बोलो, तो आ जाएगा 1 sin 45 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। तो आ जाएगा 1/√2 बराबर म्यू निकालना है, साइन R1 साइन 30 डिग्री, देखो पीछे ये देखा ना बेटा, 30 डिग्री पता पड़ गया। अब तो यहाँ स्नेल का नियम लगाना मस्ती से, म्यू पता पड़ जाएगा। एक ही तो अननोन है, तो यहाँ से 1 sin 45 बाहर वाली, ये सतह AB पर, ये बराबर म्यू साइन R1, ये आ गया 30 डिग्री। लिख दो यही सीधा 30 डिग्री, ले एक स्टेप कम कर दी। ये 1/√2 बराबर म्यू साइन 30 1/2, तो यहाँ से म्यू बराबर √2 आ गया। क्या म्यू बराबर √2 क्लियर है क्या बेटा? ये √2 आ गया। तो दर्पण पर लंबवत गिरी, टक आ जाएगी और ये निकल जाएगी। बोलो, ये तो पथ पर पुनरावर्तित हो जाए, बिना विचलन के निकल जाए तो R2 बराबर 0।
तो एक नियम ही बन गया, जिस सतह पर बिना विचलन के निकलती है वहां के कोण जीरो हो जाते हैं, R2 बराबर E बराबर I बराबर। ठीक है, चलो अब आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, और बढ़िया है ना। ये प्रिज्म है 63 63वां क्वेश्चन और देख। प्रिज्म कोण का न्यूनतम मान क्या हो कि आपतित किरण सतह AC से बाहर न निकल सके, सतह AC से बाहर न निकल सके, है ना। ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ठीक है, ये सतह AC से बाहर न निकल सके। ठीक है, ये क्या हो प्रिज्म कोण का मान। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। अब देखो यहां से बाहर ना निकल सके तो मैं बोल दूं क्या, इसका सीधा सीधा बाहर कब नहीं निकलेगी, जब कम से कम क्रांतिक कोण पे गिरे। याद है ये बारीक से हल्के में जाएगी, जब बाहर नहीं निकले तो क्रांतिक कोण या उससे बड़े एंगल पे गिरे। तो देखो यहाँ अपवर्तन होगा, ईमानदारी से R1 निकाल लूंगा और मुझे पता ही इसका 30 डिग्री आएगा। याद है 45 1/√2, फिर उधर से √2 आके 1/2, तो ये 30 डिग्री आएगा, ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। अभी नहीं लगाऊंगा स्नेल का नियम, डायरेक्ट लिख दूं क्या 30 डिग्री, लगा तो रखे 50 बार स्नेल के नियम। कैसा है, स्नेल के नियम से। अच्छा, अब यहां से किरण बाहर नहीं निकले तो बोल दूं ये सतह 2 पर, यहाँ क्रांतिक कोण पर, तो ये मैं बोल दूं ये R2 क्रांतिक कोण या उससे बड़ा होना चाहिए। अरे R2 क्रांतिक कोण या उससे, R2 क्रांतिक कोण या उससे बड़ा होना चाहिए ये। तो बोल दूं R1 बराबर 30 डिग्री। कैसा आया, स्नेल के नियम से, स्नेल के सतह एक पर स्नेल के नियम से, तो सतह एक पर स्नेल का नियम लगाया तो ये आया R1। ठीक है, से अब आ जाओ R2 बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, है ना। सतह 2 पर TIR, TIR करवाना, TIR। अरे पूर्णांतरिक परावर्तन कराना, तभी तो बाहर नहीं निकलेगी। तो ये अब थीटा सी कितना होगा, तो सतह 2 के लिए थीटा सी रटवा रखा मैंने। याद है √2 से 1 का थीटा सी कितना था, 45 डिग्री। 3 याद कराया था, 2 से 1 का 30 डिग्री, √2 से 1 का 45 डिग्री, और बड़ा 2 से √3 का 60 डिग्री। 2 भारी से हल्के का, √2 से √3 से 2 नहीं, 2 से √3। ठीक है, तो ये याद ही है। फिर भी चला जाओ, तो सतह 2 के लिए, सतह 2 पर स्नेल के नियम, सतह 2 पर TIR पर थीटा सी के लिए बोलो R बराबर 90, E बराबर 90 करो। तो यहां से लिख दूं मैं √2 sin थीटा सी, हालांकि मुझे याद है ये 1 sin 90, तो यहां से थीटा सी बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। क्या गया, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्री आ गया। तो बोल दो R2 का मान 45 है, उससे बड़ा होना चाहिए, और R1 का मान फिक्स है 30 डिग्री, है ना। तो दूसरी सतह से किरण बाहर नहीं आया, उसके लिए R2 का मान 45 है, उससे बड़ा होना चाहिए। तो बोलो प्रिज्म कोण कितना गया, प्रिज्म कोण A बराबर R1 प्लस R2, तो बोल दो प्रिज्म कोण बराबर 30 डिग्री प्लस 45 है, उससे बड़ा, ये आ जाएगा A ग्रेटर देन इक्वल टू 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो A आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये जो प्रिज्म कोण है ये 75 डिग्री है, उससे बड़ा होना चाहिए। 75 डिग्री होते ही यहाँ TIR चालू हो जाएंगे। जैसे ये 75 डिग्री हुआ, यहाँ किरण यूं निकलेगी। 75 से ज्यादा हुआ, जैसे 80 हो गया तो ये 30 फिक्स है, ये 80 हो गया तो 80 में से 30 गया, ये 50 हो जाएगा तो TIR होगा, ये यूं जाएगी। 90 हो गया तो भी TIR होगा, समझ गए क्या, तो TIR होते रहेंगे यहाँ मस्ती से, वो थोड़ा दूर बटे। तो सर ये बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सेकंड सतह से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कई बार यहां से सीधी चली जाए, यहां से पुनरावृत्तित हो जाए, यहां से बाहर ना निकले। कर लोगे मेरे लाल, सर ये तो कर लेंगे हम, ठीक है। ये तो अब ये प्रिज्म के बेसिक क्वेश्चन हुआ। क्या हुआ बेटा, ये प्रिज्म के बेसिक क्वेश्चन। अब आप आते हैं प्रिज्म की थोड़ी बातें हाई फाई पे। इधर देखो, अब देखो ऐसे क्वेश्चन ये जो होता है ना, बाहर ना निकले किरण, ये देख, जैसे मान लो एक ही है चित्र, देखो
देखो एक ये होता है कि एक किरण जो सतह ए बी पर लंबवत गिरे बिना विचलित, है ना, एक किरण, एक प्रकाश किरण जो कि सतह ए बी पर, सतह ए बी से बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए, विचलित हुए गुजरती है, गुजरती है, वह सतह एसी से बाहर ना आ सके, बाहर ना आ सके, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रिज्म कोण का मान थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए। ये किताबों में रिजल्ट मिलेगा तेरे को सीधा। तो ए का मान, ये प्रिज्म कोण जो है ना, ये थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए। सर कैसा है बता देता हूँ। बता इस सतह पर विचलन नहीं हो रहा था, मैं बोल दूं जहां विचलन नहीं होता वहां कोण जीरो, R1 बराबर, सॉरी I बराबर R1 बराबर जीरो, I बराबर R1 बराबर जीरो। सर 90 डिग्री, अरे वो तो लंबवत तो इसके सतह के लंबवत अभिलंब के तो अनुदिश है ना, अभिलंब के तो अनुदिश है ना, तो I बराबर R1 बराबर जीरो आ जाएगा, I बराबर R1 बराबर जीरो। I बराबर R1 बराबर जीरो। और मैं बोलता जैसे R1 जीरो हो गया R2 बराबर ए हो गया, जैसे R1 जीरो हो गया मैं बोलता हूँ R2 बराबर है, ये R2 बराबर ए। अरे बोलो, अरे R1 जीरो तो R2 बराबर है, R1 जीरो तो R2 बराबर है, जीरो प्लस R2 बराबर है, तो R2 बराबर है। और मैं बोल दूं AC से बाहर ना आए, AC से बाहर ना आए, अतः AC पर थीटा सी औषधि पर R2 थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए, ए अतः A बराबर R2 बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। समझ गए क्या? अतः प्रिज्म कोण का मान थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए। सही बात है। जैसे इसका अगर मान लो क्रांति कोण 45 डिग्री है तो ये 45 से बड़ा, 45 या 45 से बड़ा होना चाहिए, तो किरण यहाँ से बाहर नहीं आएगी। और तू 46 पे गिरा 47 पे TIR हो जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो, नहीं समझ में? चला जा। अब सुनना, एक क्वेश्चन करें इस पे, क्वेश्चन नंबर 64 आ जाओ ना, 64 देख एग्जाम्पल 64 ये ले। प्रकाश की किरण AB से बिना विचलन के प्रिज्म में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले चित्र बनाओ। और जैसे बिना विचलन वाली बात आ गई तो मैं बोल दूं लंबवत गिरती है, R1 बराबर I बराबर R1 बराबर जीरो। और जैसे R1 जीरो हो गया R2 बराबर ए हो गया क्या? और वैसे भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है ए का मान बोलो, तो मैं बोल दूं ए का मान क्या हो, तो कितना होगी, बाहर ना आए, तो बाहर ना आए तो यहाँ TIR होना चाहिए, TIR। और TIR होने के लिए मैं बोल दूं क्या, R2 बराबर ए बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, कम से कम थीटा सी तो हो। तो यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा, और यहाँ से थीटा सी कितना था, बोलो 2 से 1 का रटवा रखा मैंने, तो 2 से 1 का थीटा सी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। अरे बोल, 2 से 1 का थीटा सी, 2 से 1 का थीटा सी 30 डिग्री, 2 से 1 30 डिग्री, ए कर रखा है ये सब, मैं बार बार नहीं करूंगा। तो मैं बोल दूं ए का मान 30 या 30 से बड़ा। ए बच्चा क्या करता है कई बार भावावेश में
यहाँ पे स्नेल का नियम लगाता है R2 क्रांतिक कोण के लिए R2 90 करता है, ए क्रांतिक कोण थीटा सी के लिए R बराबर 90 करता है, के लिए E बराबर 90, बाहर वाला कोण 90 करता है और हल करता है तो उसका 30 डिग्री उत्तर आ जाता है और वो ये टिक कर जाता है 30 डिग्री। नहीं, क्यों? क्योंकि 30 या 30 से बड़ा, तो 30 भी सही है, 45 भी सही है, 60 भी सही है, इसका मतलब बोल दो उपरोक्त सभी सही है। अरे बोल, सारे राइट है, क्योंकि 30 या 30 से बड़ा, क्यों 40-45 डिग्री होगा तो क्या TIR नहीं होगा? होगा ना। देख ये 45 होगा तो यहाँ किरण 45 पे गिरेगी और 45 पे गिरेगी तो 30 से बड़े कोण पे गिरेगी, TIR होगा। 90 डालोगे तो भी TIR होगा, 60 डालोगे तो भी TIR होगा। होगा सर, बिल्कुल होगा। तो ध्यान रखना। देखो बेटा, सर फिर ये रिजल्ट ध्यान क्यों नहीं लगाया? सर यहाँ पे भी कोई नहीं, यहाँ पे किरण मैंने 45 पे गिरा के दी थी और इनमें तो बिना विचलन के पहली सतह पर लंबवत गिर रही है, ये शर्त है। तो इसमें पहली सतह पर लंबवत गिरती है तो ये रिजल्ट है बेटा। क्या? ए का मान थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। इसमें किरण 45 पे एक विशेष किरण थी, ये इसमें कोई वो लंबवत वाली थोड़ी थी, ये विशेष किरण थी। इसके लिए ये कब बाहर नहीं आएगी? ये तब बाहर नहीं आएगी जब ये वाला कोण थीटा सी उससे बड़ा हो और ये 30 है, तो ये 30 जुड़ा था तो इसका आंसर अलग आया था। यहाँ थीटा सी वाली बात वो नहीं चलेगी, ये वाला रिजल्ट यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि देखो वो थोड़ा भारी है, ये आई। पहले मैंने इसको 45 दिया था, फिर लंबवत गिराया था, आज मैं किसी भी कोण पे गिराऊंगा। ये पूछा आई का मान क्या हो, नहीं ए का मान क्या हो, ए इज इक्वल टू व्हाट, कि आई के किसी भी मान के लिए, आई के, ये थोड़ा भारी है, किसी भी मान के लिए किरण एसी से बाहर ना निकले, एसी से बाहर ना निकले, बाहर न निकल सके, न निकल सके, ठीक है, एसी से बाहर न निकल सके। आई के किसी भी मान के लिए किरण एसी से बाहर न निकल सके, तो क्या मैं बोल दूं अब ये किरण यहां जाए और यहां पे TIR, मैं बोलो बाहर ना निकल सके तो या तो यहां पे यूं मुड़ जाए, है ना, तो यहां से बाहर ना निकल सके, है ना। तो यहां पे तो वही रामायण है, लेकिन यहां पे किसी भी मान के लिए तो बोल दूं ए का मान कम से कम इतना तो हो। देख सुन, मैं बोल दूं ये तो थीटा सी फिक्स है, ये R2 तो थीटा सी है उससे बड़ा, तो R2 का मान तो थीटा सी है उससे बड़ा फिक्स है। अब R1 का मान, अब सुनना ध्यान से, देखो R1 का मान बढ़ता जाए और R1 का मान जब मैक्सिमम हो, मैक्सिमम अधिकतम हो, R1 का मान जब अधिकतम हो तब भी R2 का मान थीटा सी कम से कम हो। यहां से सुन कंसेप्ट, ध्यान दे, R1 जब मैक्सिमम हो, तब भी ए ऐसा होना चाहिए, ए ऐसा हो तब भी R2 थीटा सी या उससे बड़ा है, R2 थीटा सी या उससे बड़ा हो या उससे अधिक रहे, R1 जब मैक्सिमम हो, ध्यान रखना, ये जब मैक्सिमम हो तब भी ये वाला कोण थीटा सी या उससे बड़ा होना चाहिए। और बताओ R1 कब मैक्सिमम होगा? जब I मैक्सिमम होगा, वह R1 तब मैक्सिमम होगा जब I मैक्सिमम। सर क्यों? सही बात है ना, जैसे जैसे I बढ़ता है वैसे वैसे अंदर वाला स्नेल के नियम में दोनों कोण बढ़ेंगे। तुम I बढ़ाओगे कैलकुलेशन में तो R1 भी बढ़ेगा। आ जाओ, तो बोल दो I का अधिकतम मान, अतः I का अधिकतम मान, अब निश्चय अधिकतम मान जो कि होगा 90 डिग्री, I बराबर 90 डिग्री पर R2 पर भी R2 थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, तो R1 सुनो, अब ये चित्र बन गया क्या? जब I 90 होगा, देखो तो बोल दो A के लिए मेरे को सारा हिसाब आ गया। जब ये 90 होगा, इधर देख, जब ये I 90 होगा, ये 90, ये जब 90 होगा
ठीक है, ये जब 90 होगा तब ये भी 90 होना चाहिए। ठीक है, ये जब 90 होगा तब भी ये 90 में किरण बाहर निकल लीजिए। ठीक है, ये अधिकतम है, ये आई मैक्सिमम, तब भी किरण यहां से बाहर नहीं है, मतलब यहां पे कम से कम टी यार, कम से कम है ना, तो बोल दूं इसका मतलब, और ये 90 होगा तब ये थीटा सी आएगा R1। सर क्यों? जब यहां स्नेल का नियम लगाओगे तो अंदर से बाहर जाती तो 90 पे जाती तो थीटा सी पे, तो ये थीटा सी आएगा, और ये खुद थीटा सी यही है। क्यों? क्योंकि थीटा सी पे, तो बोल दो ए का न्यूनतम मान ए बराबर R1 प्लस R2, और जब आई 90 होगा तो ये भी थीटा सी होगा, और ये भी थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए, ये थीटा सी उससे बड़ा, तो यहां से कितना आ जाएगा टोटल, ए का मान 2 थीटा सी उससे बड़ा। अब फाइनल बात सुन ले, अगर एक सतह पर लंबवत गिर रही हो किरण, एक सतह पर लंबवत गिर रही हो किरण, तो रिजल्ट क्या होता है? तो ये प्रिंग कोण का मान थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस पे क्वेश्चन करा अपन ने, तो ये सारे आंसर है। क्यों? क्योंकि उसने पूछा था कितना हो, तो थीटा सी उससे बड़ा, तो 30 या 30 से बड़े सारे ऑप्शन थे। फिर अगर मान लो आई के किसी भी मान के लिए बात करे, आई के किसी भी मान के लिए बात करे, आई के किसी भी मान के लिए, तो मैं 90 लेके सोचूंगा। अगर 90 पे गिरने वाली किरण बाहर नहीं गई तो इससे छोटे वाली तो कभी बाहर जा ही नहीं सकती, वो तो TIR करेगी, जितना छोटी होती जाएगी उतनी TIR करेगी। तो 90 वाली किरण बाहर नहीं गई तो कोई नहीं जाएगी, और 90 वाली बाहर कब नहीं जाएगी? क्योंकि 90 पे ये थीटा सी हो जाएगा, तब उस जब ये थीटा सी हो तब भी ये कम से कम थीटा सी हो, जब ये थीटा सी हो तब आप गारंटी दे दो ये भी थीटा सी है या उससे ज्यादा है, तो उसके लिए प्रिंस कोण 2 थीटा सी होना चाहिए, ताकि अगर ये थीटा सी हो भी जाए तो भी ये थीटा सी बच जाए। ये अगर कम रहेगा, अगर ये तुमने यहाँ कोण कम पे गिराई तो और गारंटेड TIR होगा, क्योंकि दूसरा कोण थीटा सी से बड़ा अपना हो जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन इसमें भी दे दो, आ जाओ, कितने हो गए थे पीछे, कैसा क्वेश्चन है 65। देखो अंतर क्वेश्चन में, यहाँ आई मैंने नहीं दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आई 45 दिया था, दूसरे में मैंने लंबवत गिरने के लिए बोला था तो थीटा सी आंसर आया था, ए बराबर थीटा सी उससे बड़ा। तीसरे में मैंने आई मैंने नहीं दिया, ना लंबवत गिराई ना आई दिया। अब आ जाओ, ए का न्यूनतम मान क्या हो कि आई के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए प्रकाश किरण के लिए, प्रकाश किरण एसी से बाहर ना निकले, एसी से बाहर ना निकले, एसी से बाहर ना निकले, आई के किसी भी मान के लिए। ठीक है, एसी से बाहर ना निकले, ठीक है ना, हाँ आई का न्यूनतम मान गया। अब सुनना, इसका हल देख, ऑप्शन ले, पहले ऑप्शन ले, ए 90 डिग्री, बी 100 डिग्री, या इसको एक काम कर 2 ही रख, 2 कर, ठीक है। डिग्री 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी बी व सी दोनों, बी व सी दोनों, बोलो। अब बोल मेरे लाल, याद है तेरे को 2 से 1 के लिए थीटा सी कितना था? सीधा लिख दूं या 2 से 1 के लिए थीटा सी सीधा लिख रहा हूं 30 डिग्री। कहां से आया? मैंने सब सिखा रखा है, R90 करके। अरे 2 से बाहर जा रही है तो R90 करके सोच लो 30 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 30 डिग्री आ गया। अब सुनना ध्यान से हो, ए का न्यूनतम मान क्या होगा? आई के किसी मान के लिए प्रकाश की किरण बाहर ना निकले, ठीक है, ठीक साहब। अब जैसे अपन ने क्या बताया था, आई के किसी मान के लिए, तो मैं बोलता हूं ए का मान थीटा सी, 2 थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए। याद कर, जब एक सतह पर किसी भी मान के लिए ये होता है और लंबवत गिरती पहली सतह पर, तो थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए। और थीटा सी 30 डिग्री, अगर मैं बोल दूं ए का मान कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो 60 डिग्री है उससे बड़ा, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो आंसर बोल दूं मैं, डी हो गया। अरे बोलो,
60 डिग्री है उससे बड़ा, ठीक है। तो 60 डिग्री है उससे बड़ा, तो ये बी था 60 डिग्री और सी था 90 डिग्री, तो 60 डिग्री है उससे बड़ा, तो बोल दो ये डी हो गया। क्लियर है? नहीं सर क्यों नहीं, पहले तो आपने बताया था हाँ 60 नहीं, न्यूनतम पूछा उसने, देख साफ लिखा न्यूनतम मान, और जब अगले ने न्यूनतम बोल दिया मैं 90 कैसे बोलूं, न्यूनतम 60 आंसर आएगा, 60 या उससे बड़ा तो न्यूनतम 60 डिग्री। क्लियर है? तो 90 अब नहीं बोल सकता हूं। हाँ अगर वो पूछा क्या हो प्रिज्म कोण का मान कि किरण बाहर ना है, तब मैं बोलता 60-90 दोनों। क्लियर है? तो 60 या उससे बड़ा, तो न्यूनतम कोण 60 है और न्यूनतम पूछा है मेरे से। सर मजा आ गया? तो मेरे हिसाब से तेरे को सारी बात समझ में आ गई है। तो ये प्रिज्म का एक हिस्सा कंप्लीट हुआ बेटा कि प्रिज्म कोण ये। अब अगले टर्म पे अपन बात करेंगे बेटा, एक तो न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन आते हैं। प्रिज्म पूरा इंपॉर्टेंट है, फिर पढ़ेंगे पतला प्रिज्म, फिर पढ़ेंगे प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, तो पतला प्रिज्म, न्यूनतम विचलन, वर्ण विक्षेपण, विचलन, ठीक है। फिर दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन अगले टर्म पे बात करेंगे बेटा। बेस्ट ऑफ लक।